आज से हम लोग झारखंड पीसीएस के लिए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बैच का नाम जोहार बैच है और आप सबको पता है पीटी मार्च में होना है। करीब 16-17 मार्च को है पीटी। और ये पीटी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीट्स बहुत अच्छे हैं। 350 से ऊपर सीट्स हैं और उसमें भी सबसे अच्छी बात क्या है कि 209 एसडीएम की सीट्स हैं। 37 के अप्रॉक्सीमेटली डीएसपी के सीट्स हैं। आप देखेंगे 68 और 69 में एक भी एसडीएम का पोस्ट नहीं था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इतने सारे सीट्स एक ही बार में आए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि समय भी कम है। एक होता कि लंबा समय है तो आदमी के पास चलो बाद में देखेंगे, लेकिन समय भी 1.5 महीने से ज्यादा नहीं है। और इस 1.5 महीने में जितना कम समय होता है आदमी उतना ही मेहनत करता है। तो इसमें आप सबको पता है 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है जिसमें जनरल स्टडीज होते हैं और पेपर 2 में आपको झारखंड स्पेशल होता है। तो हम लोगों ने अपने कोर्स को इस तरह डिजाइन किया है कि आपका दोनों पार्ट कवर हो जाएगा। पेपर 1 में हर सब्जेक्ट्स को जितने अच्छे से डिटेल में जाया जा सकता है हम लोगों ने लेक्चर को पुट कर दिया है ऑलरेडी। आप लोग उससे रिवाइज कर सकते हैं। एंड पेपर 2 का झारखंड स्पेशल हम लोग डेली लाइव जाएंगे। डेली 10 बजे से आपका लाइव होगा और साथ ही साथ 15 हम लोग टेस्ट भी दे रहे हैं। ये टेस्ट आपके प्लेटफॉर्म पे ही होगा, पूरी तरह ये ऑनलाइन है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो झारखंड स्पेशल है वो रौनक सर पढ़ाएंगे और हम लोग आपको मटेरियल भी देंगे। तो आप जहां ऐप पे आप अपना लेक्चर लेंगे आप देखेंगे वहीं पे आप उसका मटेरियल भी होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस 1.5 महीने में मटेरियल, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, जो फैकल्टीज हैं वो सब आपके साथ रहें और आपको कहीं भागने की जरूरत ना पड़े। आपको जो भी नोट्स हमें लगेगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है हम वहां पे अपडेट कर देंगे। और हम इस तरह से लेक्चर को पूरे 1.5 महीने ले चलेंगे कि पेपर 1 तो होगा ही, साथ साथ पेपर 2 डिसाइडिंग फैक्टर होता है। पेपर 2 पे हम अपना कमांड बहुत अच्छे से कर लें। बिहार के स्टूडेंट्स का पेपर 1 ऑलरेडी बहुत अच्छे से हो रखा है, तो मैं कहूंगा पेपर 2 को पूरा जान लगा दीजिए और पेपर 1 को रिवाइज करते रहिए। रिवीजन के लिए आपके पास लेक्चर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इस ऐप पे होगा और पेपर 2 लाइव चलेगा। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय बहुत कीमती है। मात्र 1.5 महीना है, मैं फिर कह रहा हूं 1.5 महीने में पॉसिबल है, बहुत अच्छे से पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चे इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारी इंस्टीट्यूट इसको बहुत सीरियसली ले रही है। इसीलिए हम लोग बहुत सीरियसली लेक्चर को भी प्रिपेयर किए हैं, सारा मटेरियल को भी प्रिपेयर किए हैं। सर तो है ही मेंटरशिप के लिए, हमारी पूरी टीम आपकी मेंटरशिप के लिए रहेगी। कभी आपको डाउट है, क्वेश्चन है, हम लोग बीच में डाउट सेशंस भी रखेंगे। सप्ताह में 2 डाउट सेशंस भी रखेंगे ताकि आपको कोई डाउट हो तो हम लोग 2 से 3 फैकल्टी होंगे, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इस बैच को ज्वाइन कीजिए और इस 1.5 महीने में पीटी को अच्छे से क्वालिफाई कीजिए। एक बार पीटी हो जाएगा, ट्रस्ट मी, मेंस कोई दिक्कत ही नहीं है। मेंस हम लोग बाद में कोर्स लाएंगे और मेंस तो हमारा फोटे रहा है, हम लोग उसको अच्छे से करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आज की क्लास रौनक सर के साथ देखिए, रौनक सर इतने एक्सपीरियंस हैं, वो आपको अलग अलग डायमेंशन पे जहां से भी क्वेश्चन आ सकता है वो उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट सर। सभी लोगों को गुड गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और आज अब ऐप पे सेशन है, हम लोग औपचारिक रूप से इसका शुभारंभ करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि पेपर 2 के बारे में, सिलेबस को एक बार एक नजर में देख लेते हैं। वैसे मैंने इस पे डिस्कशन किया है, मगर फिर भी ऐप पर आप लोग आए हैं पहले दिन, तो हम लोग सिलेबस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग किसका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं? तो पेपर 2 का कर रहे हैं, है ना। किसका कर रहे हैं? पेपर 2 का। देखिए पेपर 2 200 मार्क्स के आपके आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे? 200 मार्क्स के। और मैं बता रहा हूं ये क्या है, आपका डिसाइडिंग फैक्टर। बाकी आप पेपर 1 क्या है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जीएस पेपर की, जीएस के एग्जाम की, तो आप पेपर 1 कवर कर ही लेते हैं। ये डिसाइडिंग है, यही आपका तय करेगा कि क्या करना है नहीं करना।
जेपीएससी की सबसे अच्छी बात है कि सिलेबस उन्होंने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, एग्जैक्ट बता दिया है कि बहुत ज्यादा एकदम घुसी नहीं जाना है ना। देखिए क्या लिखा है, झारखंड का इतिहास लिखा, इतिहास है मगर पूछने का क्या है इसमें, जो सब टॉपिक है शासन व्यवस्था है ना, अन्यथा अर्थात पॉलिटी है ना, मुंडा पॉलिटी, नागवंशी पॉलिटी पढ़ा, पंचायत मांझी परगना शासन XYZ। और बहुत अच्छा कहा कि भैया हम कितने सवाल पूछेंगे, 8 सवाल पूछेंगे और एक सवाल 2 मार्क्स का है, तो 16 मार्क्स का यहीं से हो गया। ठीक है, तो आपको बात को समझना है, मुंडा से एक ही सवाल आएगा, तो ऐसा नहीं है कि 100 पन्ना मुंडा पढ़ लिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप ऐसा 3-4 पन्ना पढ़िए जहां से एक सवाल आ जाए, ऐसा 2 पन्ना पढ़िए जहां से एक सवाल आ जाए, ना कि ऐसा 100 पन्ना पढ़ लीजिए, ये क्या हो जाए, एक सवाल बन भी गया तो क्या फायदा, उतना समय भी तो जाएगा ना 100 पन्ना पढ़ने में। नागवंशी से आपका एक सवाल, ऐसे कर करके एक सवाल है बस, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, मतलब ये नागवंशी पढ़ा, मांझी, मुंडा, मानकी, ढोकलो, सोहोर से जो अलग बच गए उनके बारे में क्या है 2 प्रश्न आए, तो अर्थात यहां से 16 मार्क्स हो गया। क्लियर है यहां तक? आप लोग कमेंट वमेंट भी कर सकते हैं है ना, जो लोग देख रहे हैं। चलिए फिर क्या है, झारखंड आंदोलन लिखा तो झारखंड आंदोलन है, लेकिन देखिए सवाल क्या क्या, झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन। ये तो मैंने कल ही यूट्यूब पे सेशन लिया था, वहां से ही 2 प्रश्न आपके आ जाएंगे, यहाँ से 2 प्रश्न और पेपर 1 में भी इसके प्रश्न आते हैं 1-2, समझे, इसलिए मैंने कहा था कि 3-4-5 प्रश्न यहीं से आते हैं। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है झारखंड आंदोलन, मतलब इसमें क्या है थोड़ा ऐतिहासिकता के साथ पढ़ना है, तो हम ये सब तो पढ़ेंगे ही, साथ में हम क्या करेंगे, झारखंड की पूरी हिस्ट्री को कवर कर लेंगे, है ना। जब पूरी हिस्ट्री को कवर कर लेंगे तो भैया उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आंदोलनकारी भी आ जाएंगे, स्वतंत्रता सेनानी भी आ जाएंगे, सदान भी आ जाएंगे, आदिवासी भी आ जाएंगे, प्रमुख व्यक्तित्व जो है, तो यहाँ से भी आपके 14 नंबर है, तो हिस्ट्री कवर करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, झारखंड की विशिष्ट पहचान, आर्ट एंड कल्चर का है ये, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। देखिए लिखा क्या, विशिष्ट पहचान, मतलब होगा कि समाज की, संस्कृति की, अर्थव्यवस्था की क्या पहचान है, तो ये अगर आप समझ लीजिए कि आप अगर जियोग्राफी पढ़ लेते हैं, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स अगर झारखंड का आप पढ़ लेते हैं, तो ये अपने आप इसमें से मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएगा। और राजनीति की स्थिति, तो ये कहीं ना कहीं आपको इतिहास से भी जोड़ करके ये बात पता चलेगी, है ना। तो मतलब कहने का क्या है कि अगर हम एक लाइन में मैं कहना चाहता हूँ कि सिंपली राजस्थान में कह रहा हूँ, झारखंड के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का अध्ययन कर लेते हैं, तो ये सिलेबस जो ये लंबा चौड़ा लग रहा है और थोड़ा सा कल्चर वाला पार्ट, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे लिटरेचर के बारे में दिया है, लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति, तो ये आपका कवर हो जाएगा, है ना। ये 4 ही चीज पढ़ना है, इसके पीछे क्या करना है कि ये परेशान नहीं होना है। जब आप कल्चर पढ़ेंगे तो मंदिर का जिक्र आ ही जाएगा, लोक नृत्य का जिक्र आ ही जाएगा, लोक कला का जिक्र आ ही जाएगा, और सब जगह से दिया हुआ कि भैया यहाँ से कितने, लोक साहित्य से एक ही प्रश्न आएगा, तो ठीक है 50-60 मैक्सिमम याद किए, एक आना होगा आएगा। आप अगर 5000 याद भी नहीं कर पाइएगा, तो ये नहीं कि उसको लिखने में समय जाया कर रहे हैं या उसको कलेक्ट कर रहे हैं, आप 50 याद कीजिए, आना होगा तो उसी में से आएगा, है ना। अपने तैयारी को क्या करना है, सही दिशा देना। देखिए साहित्य और साहित्यकार, यहाँ देखिए यहाँ से 5 प्रश्न, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ऐसे 50 से 60 पुस्तक लिखाऊंगा और वहां से ये पांचों के पांचों प्रश्न हूबहू छप जाएंगे, 10 नंबर यहाँ से आपका हो गया। फिर क्या है, प्रमुख शिक्षण संस्थान, काफी इजी टॉपिक है ना। यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ है, मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई, बस ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, 15-20 ऐसी यूनिवर्सिटियां होंगी मैक्सिमम, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। खेलकूद, खेलकूद की कौन कौन पर्सनालिटी, ये थोड़ा करंट से जोड़ करके आता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये वाला क्या है, लैंड लॉज से रिलेटेड जो है, इसमें देखिए सीएनटी से सिर्फ आएगा आपका 5 नंबर का, एकदम एक एक डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। संथाल परगना से 5 नंबर का, और बाकी जो अन्य अधिनियम है उससे मात्र 2 नंबर के सवाल आएंगे, है ना। तो संथाल परगना और छोटा नागपुर पढ़ेंगे, तो उसके साथ में छोटे, ये तो क्या 2-3 पेज में सारा ही पढ़ लेंगे। चलिए यहां तक हो गया। उसके बाद क्या है, 1947 राज्य में आर्थिक विकास, तो इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इसका काम खत्म हो जाएगा। भूगोल, भूगोल में पढ़ेंगे जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, यही तो मैंने कहा कि ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इधर से 10 दूनी 20 नंबर। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से क्या है, झारखंड की औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, विस्थापन नीति, रिहेबिलेशन नीति, है ना, पुनर्वास नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति। चलिए मतलब रिहेबिलेशन करवाने की जो नीति है सरकार की,
झारखंड के प्रमुख उद्योग, क्या क्या उद्योग है उसके औद्योगिक विकास, ये भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। प्रमुख योजनाएं, यहां से भी सवाल 5 सवाल आते हैं और काफी आसान सवाल आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे और बजट का अध्ययन, मतलब अर्थव्यवस्था का ही अध्ययन है। इसी तरह से क्या है जी, तो जंगल प्रबंधन, अब आपको पता है जंगल वहां ज्यादा है, तो जंगल के प्रबंधन को लेकर इन्वायरमेंट से थोड़ा कंसर्न होकर के सारे के सारे सवाल इकोनॉमिक सर्वे बजट में आपको मिल जाएंगे। पर्यावरण संबंधी ये भी आपको मिल जाएगा वहीं पे। मतलब एक तो आपको मैंने पहले ही बताया था, इकोनॉमिक सर्वे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। इसके अलावा समसामयिक घटनाएं, है ना, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर से आपके 7 सवाल आएंगे, करंट अफेयर और मिसलेनियस मिला करके, और आपदा प्रबंधन से 5 सवाल, ठीक है। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपने देखा है क्लास 11 के ज्योग्राफी वाले बुक में ही डिजास्टर मैनेजमेंट दिया हुआ, तो कहीं ना कहीं उसी का ये क्या है, एक्सटेंशन है। ज्योग्राफी का ही एक्सटेंशन इन्वायरमेंट होता है, उसी इन्वायरमेंट का एक्सटेंशन फॉरेस्ट लॉ होता है। तो मुख्यतः हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़नी है और करंट अफेयर पढ़ना है, थोड़ा सा कल्चर का पार्ट पढ़ लेना और एक लैंड सेटलमेंट। तो हमने क्या क्या देख लिया जी, क्या क्या हमें पढ़ लेना है पहले समझ लेते हैं, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले सर आपने बोला कि थोड़ा सा तो हिस्ट्री पढ़ लेंगे, थोड़ा सा पॉलिटी, पॉलिटी में एक और पार्ट क्या है सर, तो ट्राइबल पॉलिटी भी पढ़ना है सर थोड़ा सा। एक तो जनरल पॉलिटी पढ़ेंगे ही, एक ट्राइबल पॉलिटी। एक सर आपने कहा ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, एक सर आपने कहा इकोनॉमिक्स, और उसमें भी इकोनॉमी सर्वे पे सर ज्यादा ध्यान देना है, और एक सर आपने कहा कल्चर पढ़ लेना है। और इसके अलावा सर आपने कहा लैंड लॉ, लैंड लॉ जो है, लैंड लॉ पढ़ लेना है। और क्या पढ़ लेना है सर, लैंड लॉ पढ़ लेना है, थोड़ा सा लिटरेचर, कल्चर में लिटरेचर वगैरह आ गया, थोड़ा सा सर करेंट अफेयर पढ़ लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 चीजें आपको पढ़नी है। और मैं आपको दावा करता हूं, अगर आप इस क्लासेस को सिर्फ पढ़ते हैं और जो पीडीएफ मिलता है, नोट्स मिलता है, उसको सिर्फ पढ़ते हैं, आप 160 से 170 तक आराम से स्कोर करेंगे। और अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो 5-10 नंबर और बढ़ेंगे, मैं गारंटी देता हूं। इतनी सटीकता से ये पढ़ाया जाएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने क्लास की तरफ। अब हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं और आज का जो पहला टॉपिक है वो हम क्या देखेंगे, तो यूनिट 1 जो है, कौन सा यूनिट है जी, यूनिट 1 है। आपने यहां देखा था क्या है, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, ये वाला ए पढ़ रहे हैं ना, ट्राइबल पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्राइबल पॉलिटी के जनजातीय शासन व्यवस्था, अगर इसे मैं लिखना चाहूं, हिंदी इंग्लिश का कोई समस्या आप नहीं रखेंगे, मैं सारे कीवर्ड को हिंदी इंग्लिश में बताऊंगा, है ना। जनजातीय शासन व्यवस्था, चलिए तो यहां से कितने नंबर के सवाल आने हैं जी, तो आपने देखा है कितने नंबर के, 16 नंबर के सवाल आने हैं सर। यहां से कितने नंबर के सवाल आएंगे, 16 मार्क्स के सवाल आएंगे, याद रखना। और ये अभी आपका 2-3 दिन में खत्म, 3-4 दिन में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा टॉपिक। आज तो पहला क्लास है, तो बहुत ज्यादा लोडेड भी करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है झारखंड का, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मुंडा पॉलिटी, मतलब मुंडा शासन व्यवस्था। अब मुंडा को हिंदी में तो आप समझ ही रहे हैं, मुंडा। अब इन सब चीजों का हिंदी इंग्लिश का समस्या बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसका कोई मतलब औचित्य नहीं मैं समझ पा रहा हूँ, है समझता हूँ, है ना। यहाँ से कितने सवाल आएंगे, एक सवाल, यहाँ से एक सवाल, यहाँ से एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, और यहाँ से 2 सवाल, है ना। और टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। ये ध्यान रखना है, ये जो हम 4 दिन में पढ़ेंगे, 3-4 दिनों में, वहां से ही हमारे 16 नंबर के सवाल आने वाले हैं। तो हमें इस पर ज्यादा फोकस करना है, ना कि करंट अफेयर पे पागल हो गए, है ना, क्योंकि वहां से मिसलेनियस और करंट मिला करके 7 सवाल आएंगे। और यहाँ अकेले क्या हो रहा है, एक टॉपिक से 16 नंबर के सवाल आ रहा है। करंट अफेयर आप नॉर्मल भी पढ़ते हैं तो भी आप, अगर 5 पूछता है तो आप क्या करेंगे, 3 सही करके आएंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और सवाल कितने नंबर के आने हैं ये पहले याद रखना है, कितने नंबर के आने हैं जी, 1 नंबर के आने, है ना। अब मुंडा शासन व्यवस्था को आज पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन के तौर पर देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन के तौर पर क्या देख लेते हैं, तो आपको पता है कि भारत में 73वें संविधान संशोधन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया, पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। क्या किया गया जी, पंचायती राज, है ना, पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, पंचायतों का गठन किया गया। लेकिन ट्राइबल्स का क्या है कि पुराने समय से ही क्या है, एक अपना एक कल्चरल, अपना एक क्या है, उनका एक कल्चरल आइसोलेशन का पॉलिसी है।
वो सांस्कृतिक रूप से क्या रहते हैं, अलग थलग रहते हैं, आइसोलेशन की पॉलिसी है। और वो सांस्कृतिक रूप से जब अलग थलग रहते हैं तो उनकी एक विशिष्ट शासन व्यवस्था है। क्या जी, एक विशिष्ट शासन व्यवस्था है, एक स्पेशल पॉलिटी है, विशिष्ट शासन व्यवस्था है उनकी। और उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या है, उनके अपने पद हैं, उनके अपने पदाधिकारी हैं, उनके अपने अधिकार क्षेत्र हैं। और क्या हुआ कि जब ये 73वां संविधान संशोधन आया और पंचायती राज त्रिस्तरीय, इससे क्या हुआ, थ्री टीयर पॉलिटी का गठन हुआ, थ्री टीयर पॉलिटी का गठन हुआ, त्रिस्तरीय पॉलिटी का जब गठन हुआ, स्तरीय पॉलिटी का जब गठन हुआ तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं उनका जो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल सिस्टम था उस पर असर पड़ा। और ये जब असर पड़ा तो सरकार को लगा कि नहीं भैया, ये पंचायती राज को क्या है, शेड्यूल एरिया तक ले जाना है। तो एक चीज जो आपको याद रखना है कि एक एक्ट का नाम आपके सामने आएगा। कौन सा एक्ट आएगा जी, मैं आगे लिख देता हूं। एक एक्ट आपके लिए आएगा, आप लिखते चलेंगे, आपको अगर ठीक से नोट्स बनाना है तो पेशा। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट पूछेगा कब आया, कब आया जी, तो 1996 में आया। कब आया, कब आया, 1996 में, 1996 में आता है ना। क्या है इसका फुल फॉर्म, आपसे पूछ सकता है, पंचायती राज एक्सटेंशन टू, नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा, शेड्यूल्ड एरिया। पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया कब आता है, 1996 में आता है। क्यों आता है, ताकि जो पंचायती स्तर पर ट्राइबल विलेजेस को, ट्राइबल गांव को, ट्राइबल समूह को क्या किया जाए, पंचायतों से जोड़ा जा सके, है ना। टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द पंचायत ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, है ना, टू कोऑर्डिनेट विद द पंचायत ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। मगर इससे के चलते क्या हुआ, ट्राइबल्स ने कहा कि ये क्या है, ये हमारे कल्चरल आइसोलेशन पे एक हमला है और हम इस हमले को स्वीकार नहीं करेंगे, है ना, हम इस हमले को स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखिए जहां से सवाल एग्जाम में बनते हैं कि जनरल फीचर क्या है जी ट्राइबल पॉलिटी का, व्हाट इज द जनरल फीचर ऑफ ट्राइबल पॉलिटी। सबसे पहले तो फीचर एक है कि ये क्या है, ये विलेज बेस्ड पॉलिटी होता है। इसका केंद्र क्या होता है, गांव होता है ना, विलेज बेस्ड पॉलिटी, विलेज मीन्स गांव, विलेज बेस्ड पॉलिटी मतलब ग्राम स्तर पे ये काफी ज्यादा मजबूत होता है। शहरों में इतना प्रभाव नहीं, ग्राम पे है। ये क्या है, फिर सामुदायिक विकास इसमें होता है, कम्युनिटी बेस्ड भी है। पूरी कम्युनिटी मिल करके इसका क्या करती है, गठन करती है, पूरी कम्युनिटी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और क्या है जी ये, तो इट डिस्कसेस सोशियो सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल इश्यूज। मतलब इसके तहत क्या कहना चाह रहा है कि मतलब इनका एक अपना धार्मिक संगठन है, इनका एक अपना सामाजिक सोच विचार है, इनका एक अपना राजनीतिक के चरित्र है, वो इस पर डिस्कस करते हैं, ना कि जो मॉडर्न युग में, जो आधुनिक काल में आया है उसके प्रति ये ज्यादा उत्सुक रहते हैं, है ना। चौथा आपका क्या है, देयर एम इज टू मेंटेन ऑटोनोमस, ऑटोनोमस बॉडी है ये क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब स्वायत्त शासन है इनका, है ना, स्वायत्त शासन है, ये स्वायत्तता से शासन करती है, स्वायत्त शासन, स्वायत्त शासन व्यवस्था है। ये किसी के अंतर्गत नहीं रहना चाहते हैं, ये किसी के अधीन होकर के रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, ये किसी के अधीन होकर के रहना नहीं चाहते हैं। अब क्या है, तो विलेज बेस्ड पॉलिटी है, कम्युनिटी बेस्ड है, सामुदायिक, अगर किसी को नहीं पता है हिंदी तो सामुदायिक। ठीक है, कोई हिंदी से भी है क्या, अगर है तो बता देंगे, कमेंट कर देंगे आप। तो कम्युनिटी बेस्ड, सामुदायिक, डिस्कस सोशियो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इश्यूज, ऑटोनोमस बॉडी। अब कहने का अर्थ क्या है कि एक संगठन हुई। अब मैंने आपको दो तीन बातें बताई कि एक तो फीचर बताया, एक मैंने बताया कि क्या हुआ है जी, पेशा आ चुका है ना। तो पेशा आ चुका है, एक तरफ क्या है, पेशा है, और एक तरफ किससे इसका है, तो ट्राइबल पॉलिटी से। ये दोनों का मैच होने वाला है, समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी।
ये दोनों को क्या होने वाला है जी, मैच होने वाला है। ट्राइबल पॉलिटी कहती है कि हम अपने कल्चरल आइसोलेशन की पॉलिसी को फॉलो करेंगे, अपने सामुदायिक भावनाओं को फॉलो करेंगे। पेशा कहता है कि नहीं, थोड़ा मॉडर्न की तरह, मतलब हम आपको सब कुछ देंगे, आपको सॉवरेन ऑटोनॉमी देंगे, ऑटोनॉमी बिल्कुल देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके चीजों में हस्तक्षेप तो हो ही जाएगा, है ना। तो एक संगठन है VSO, एक क्या है, वॉलेंट्री सर्विसेज ओवरसीज, इसका क्या नाम है जी, VSO। एक संगठन कौन सी है, ये सवाल आ सकता है, ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। VSO क्या है जी, ये वॉलेंट्री सर्विसेज ओवरसीज जी। तो रंजना कुमारी जी, कोई दिक्कत तो आपको नहीं हो रही, आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, इतना तो समझ, जहां भी दिक्कत होगा आप कमेंट कर देंगे, ठीक है। वॉलेंटरी, ये इंग्लिश, देखिए ये जैसे संगठन का नाम है, तो संगठन का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही रहेगा, है ना। वॉलेंटरी सर्विसेज ओवरसीज, और ये क्या है, MYS, मंथन, ये क्या है जी, ये क्या हुआ, ये क्या है, MYS, ये क्या है एक, ये कौन सा संगठन है, MYS, मंथन युवा समाज। कौन सा संगठन है ये, मंथन युवा समाज। हिंदी मीडियम, हाँ, तो कोई दिक्कत है क्या, आप दिक्कत बता दीजिए। मंथन, ये हिंदी अंग्रेजी में एक ही रहेगा, मंथन युवा समाज। संगठन के नाम हम हिंदी अंग्रेजी में नहीं बदलते, है ना। जैसे आम आदमी पार्टी को ऐसा थोड़ी कि इंग्लिश में कॉमन मैन पार्टी कहता है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आम आदमी पार्टी है। तो मंथन युवा समाज वॉलंटरी सर्विसेज ओवरसीज, और इन्होंने किसका मैच दिखाया, तो पेशा का और ट्राइबल पॉलिटिकल व्यवस्था का मैच किया। और इन दोनों ने क्या किया, किया क्या इन दोनों ने बेसिकली, तो दे स्टडीड, व्हाट दे डिड, इन्होंने अध्ययन किया, क्या किया जी, अध्ययन किया, क्या किया, अध्ययन किया। किस चीज का अध्ययन किया, किस चीज का अध्ययन किया, तो इन्होंने अध्ययन किया 5 पॉलिटिकल व्यवस्थाओं का, 5 ट्राइबल ग्रुप के पॉलिटिकल व्यवस्थाओं का इन्होंने अध्ययन किया। कितने महीने तक अध्ययन किया, कितने महीने तक, फॉर 18 मंथ्स, 18 मंथ्स के लिए, 18 माह के लिए। से अबाउट द शेड्यूल ऑफ द क्लास, व्हाट इज योर नेम, संदीप जी, क्लासेस आर गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एट 10 AM, ओके, 10 बजे होगा, है ना, 10 AM। क्लासेस आर गोइंग टू बी कंडक्टेड एट 10 AM, 6 days इन अ वीक, मंडे टू सैटरडे, इज इट ओके। और अभी क्या है कि वी विल गिव यू वीकली शेड्यूल, या अबाउट 3-4 days शेड्यूल, लाइक टुडे वी आर डूइंग दिस, आफ्टर दिस, मतलब वी आर डूइंग द चंक ऑफ दैट पॉलिटिकल सेटअप, मुंडा, मानकी, संथाल परगना, है ना, वो पहले वो यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग आपको बताएंगे आगे क्या करना। आप भी अभी क्या कीजिए, इसको साथ साथ में ही पढ़ते रहिए। चलिए, तो क्या क्या इन्होंने अध्ययन किया, कितने महीने तक, 18 मंथ्स तक। और दे स्टडीड व्हाट, 5 ट्राइबल ग्रुप, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ 5 ट्राइबल ग्रुप, पूछेगा किसका किसका, पॉलिटिकल सेटअप ऑफ, ये सवाल पूछ सकता है, 5 ट्राइबल ग्रुप, ये पूछेगा कि VSO और MYS ने मिलकर के किन 5 संगठनों का, किन 5 ट्राइबल ग्रुप्स का पॉलिटिकल अध्ययन किया था, पॉलिटिकल सेटअप ऑफ 5 ट्राइबल ग्रुप्स। और कौन कौन वो ट्राइबल ग्रुप था, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कौन कौन थी जी वो, पहला था, उरांव, उरांव, है ना, उरांव। दूसरा क्या था, दूसरा था मुंडा, पहला क्या था, उरांव, दूसरा क्या था जी, मुंडा, तीसरा क्या था, हो संथाल, मुंडा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में मुंडा मुंडा ही होता है, हो, चौथा संथाल, और पांचवा, और हो संथाल क्यों, हो संथाल और पहाड़िया, समझ गए।
तो वीएसओ और एमवाईएस ने किसका अध्ययन किया? 18 महीने तक अध्ययन किया, 5 सेटअप का, 5 पॉलिटिकल सेटअप के, 5 ट्राइबल ग्रुप्स का। किसका किसका? उरांव, मुंडा, हो, संथाल, पहाड़िया। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर इनके ट्राइबल पॉलिटी को अगर अच्छे ढंग से चलाया जाए तो तभी पेशा अपने क्या पहुंच सकती है? अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। मतलब क्या कहा इन्होंने कि सरकार ने जो भी प्रावधान लाए हैं, सरकार ने जो भी पंचायती राज के प्रावधान लाए हैं, वो अगर सांस्कृतिक तौर पर चल रहे परंपराओं के अनुकूल काम करेंगे तो ही वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। 5 महीने अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि पेशा कैन attain its objective मतलब अपने लक्ष्य तक, पेशा अपने लक्ष्य तक कब पहुंच सकते हैं? attain its objective when it works in coordination with ट्राइबल सिस्टम। हिंदी मीडियम में टेंशन नहीं लेना है, मैं पूरा लिख देता हूं आगे। पेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है अगर वह पारंपरिक शासन व्यवस्था से समन्वय बना ले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया एक ओवरऑल, क्या हो गया, इंट्रोडक्शन कि वीएसओ पूछेगा किस पे अध्ययन किया वीएसओ और एमवाईएस ने, तो भैया उरांव, हो, पहाड़िया, मुंडा और संथाल पे ये सवाल बिल्कुल आ सकता है। और ये किसको किसको देखना चाहते थे? पेशा और ट्राइबल पॉलिटी के बीच के रिलेशन को। और कहा कि पेशा अपने लक्ष्य को तभी पाएगी जब वह पारंपरिक रूप से चल रहे शासन व्यवस्था के साथ समन्वय बना ले। यहां तक क्लियर है बात? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे, किस पे जी? मुंडा पॉलिटी पे, है ना। मुंडा पॉलिटी पे आते हैं, मुंडाओं के शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था। चलिए अब क्या है, किस क्षेत्र में थे जी? किस क्षेत्र में इन लोगों का शासन था? किस क्षेत्र में था बताइए? किस क्षेत्र में था? तो ये था आपके छोटा नागपुर के क्षेत्र में। कहाँ है जी? कौन से एरिया में है? छोटा नागपुर के क्षेत्र में। सीधा सीधा सवाल आता है। कितने सवाल आने हैं इस चैप्टर से? एक सवाल आने हैं, है ना। कहाँ था? छोटा नागपुर इलाका में, है ना, छोटा नागपुर। सीधा सवाल आएगा, आना होगा तो। हालांकि ये काफी इजी हो गया, ये पूछने की संभावना कम है। किस ग्रुप से थे जी? किस ग्रुप से है? किस ग्रुप से आते हैं ये? क्योंकि आपको पता है इनको क्या कहते हैं? कोलेरियन ट्राइब भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी इन्हें? कोलेरियन ट्राइब कहते हैं। किस ग्रुप से पूछेगा तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में क्या कहते हैं? कोलेरियन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? कोलेरियन। कोलेरियन, कोलेरियन ग्रुप से। ट्राइब को बांटने का एक है ना, टाइप्स का वर्गीकरण है। कोलेरियन, जैसे आप पढ़ते हैं एनिमल और प्लांट का वर्गीकरण है, प्रोटिस्टा, मोलस्कस, ये सब मतलब जो भी पढ़ते हैं बायोलॉजी में वर्गीकरण, तो ये वर्गीकरण है ग्रुप में। तो मुंडा किस ग्रुप के? कोलेरियन। देखिए कोलेरियन हिंदी में लिखे चाहे अंग्रेजी में, बात वही है ना। तो आपको तो नाम ही याद रखना है, पढ़ के तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोलेरियन है। किस रेस से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं, जैसे आप सुनते होंगे, जैसे अफ्रीका के बहुत से लोग किस रेस से बिलोंग करते हैं? निग्रीटो से, है ना। एक आर्यन भी एक रेस है ना, जो कहते हैं कि जो अपर कास्ट है वो किससे बिलोंग करते हैं? आर्यन से बिलोंग करते हैं। भारतीय लोग सारे किससे बिलोंग करते हैं? आर्यन से, उसमें भी अपर क्लास ज्यादातर, है ना। तो ग्रुप कौन सा है? कोलेरियन ग्रुप।
और रेस अगर पूछे तो क्या है, रेस अगर पूछे तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। अब इसको हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रोटो एस्ट्रोलॉइड ही लिखते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है ना। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड तो रेस पूछे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, ग्रुप पूछे कोलेरियन, एरिया पूछे छोटा नागपुर, एक एक कोल लाइन के सवाल ही बनेंगे, या ये तीनों स्टेटमेंट में आ जाएगा है ना। 3 स्टेटमेंट आ गए, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, कोई नहीं सही है, इस टाइप का। क्लियर है यहां तक? आज तो आपको समझना है कि आपको पढ़ना क्या क्या। फिर देखिए इनकी उत्पत्ति को लेकर के, इनके उत्पत्ति को लेकर के कुछ सिद्धांत है। ओरिजिन मीन्स इनके उत्पत्ति को लेकर के कुछ सिद्धांत है। सिद्धांत के खंडन में या उसको यकीन करने में हमें नहीं जाना है, ठीक है ना। हमें बस वो 3 सिद्धांत के बारे में एक एक लाइन जान लेना है बस। तो पहला सिद्धांत क्या है जी? पहला सिद्धांत है कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो इनकी उत्पत्ति तिब्बत से हुई है। तिब्बत ओरिजिन है इनका, इनका ओरिजिन पॉइंट क्या है, तिब्बत है। कुछ विद्वानों ने क्या कहा, तिब्बत। दूसरे विद्वानों ने क्या कहा कि ये नॉर्थ वेस्ट से आए हैं। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर उत्तर पश्चिम से आए है ना। कहां से आए, उत्तर पश्चिम से आए। नॉर्थ वेस्ट से कहां आए थे जी, तो नॉर्थ वेस्ट से आए थे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से कहां आ गए, झारखंड में आ गए, ठीक है। तीसरा क्या है उत्पत्ति का सिद्धांत, ये आपके, तो ये सिद्धांत क्या कहता है, इसका मैप क्या कहता है जी, मुंडा कहां से आए हैं, मुंडा इस क्षेत्र से आए हैं। कहां से आए हैं, मुंडा इस क्षेत्र से आए हैं, है ना। जबकि तीसरा सिद्धांत क्या कहता है, तीसरा सिद्धांत कहता है कि ये साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्व से इन्होंने कहां प्रवेश किया, झारखंड में प्रवेश किया। इन्होंने कहां प्रवेश किया, झारखंड में प्रवेश किया। तो ये मैप क्या कहता है, दक्षिण पूर्व से इन्होंने उतना दूर तो झारखंड गया नहीं है ना। चलिए तो ये क्या हुआ, यहां से प्रवेश किया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो ओरिजिन के बारे में ये 3 मत है, बहुत ही ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज क्या क्या है जी, इनके लैंग्वेज को क्या कहते हैं, तो इनके भाषा को क्या कहते हैं, मुंडारी भाषा। क्या कहते हैं जी, मुंडारी भाषा। ये सवाल पूछे नहीं पूछेगा क्योंकि मुंडा की भाषा, मुंडारी भाषा, ये तो काफी अच्छा, मतलब ये आसान हो गया। लेकिन जो सवाल यहाँ से पूछ सकता है, ये भाषा जो है ये किस भाषाई ग्रुप का भाषा है, मुंडारी भाषा आखिर किस परंपरा, किस खूंट से निकली हुई भाषा है। तो ये क्या है जी, ये क्या है आपका, ये क्या है, ऑस्ट्रियो एशियाटिक भाषा है। ये कैसी भाषा है, मुंडारी किसकी भाषा है, किस फैमिली की भाषा है, ऑस्ट्रियो एसिटिक, ऑस्ट्रो एसिटिक। जबकि मुंडा ट्राइब किसके हैं, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। और भाषा कैसी बोलते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक। कौन सी भाषा बोलते हैं जी, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक। इनकी भाषा मुंडारी है, जो किस प्रकार की, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये सवाल आपसे पूछ सकता है, ये ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक, समझ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्लियर हो गया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, लैंग्वेज ऑस्ट्रो एशियाटिक, रेस प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब शासन व्यवस्था है, तो मुंडा का विलेज जो होता है, मुंडाओं का विलेज क्या होता है, 2 प्रकार का विलेज होता है। कितने प्रकार का विलेज होता है जी, मतलब मुंडाओं के विलेज में आपको क्या मिलेंगे, 2 प्रकार के चीज मिलते हैं मुंडाओं की पहले व्यवस्था में। पहले एक लाइन इधर समझ ले। देखिए मुंडा क्या है, एक ट्राइब है। तो जब वो झारखंड के क्षेत्र में आए तो झारखंड में क्या था जी, फॉरेस्ट था, है ना। झारखंड में क्या था, फॉरेस्ट था। तो सबसे पहले मुंडा जब यहाँ आते हैं तो वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, दे क्लीन द फॉरेस्ट। वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को क्लीन करते हैं, क्लीन द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट को जब क्लीन करेंगे
तो एक जगह वो क्या करेंगे, एक जगह तो वो क्या करेंगे अपने रहने के लिए, अपने रहने के लिए क्या करेंगे, खेती करेंगे, है ना। एक जगह तो उनका फार्म होगा, खेत होगा, है ना, और एक जगह उनका क्या होगा, उनका हाउस होगा, ड्वेलिंग प्लेस होगा। ठीक है, एक जगह क्या होगा जी, उनका खेत होगा, और एक जगह क्या होगा, उनका घर होगा, क्लीन फॉरेस्ट को क्लीन करने के बाद। तो इसे क्या कहते हैं, जहां खेत है इसे कहते हैं खुटकत्ती, खटकट्टी, अंग्रेजी हिंदी दोनों में यही कहते हैं, ठीक है ना, खटकट्टी खेत। सीधे आपसे आए खटकट्टी तो क्या होता है, वो खेत होता है, क्या होता है जी, खटकट्टी क्या होता है, खेत होता है, ठीक है ना। और ये हाउस आए तो खुटकट्टी। खूट का मतलब ही होता है परिवार, समझे, खूट का मतलब ही क्या होता है, परिवार होता है। ये अंग्रेजी हिंदी दोनों में यही होता है, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है, ऐसे ही लिख देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ना ये हिंदी है ना ये इंग्लिश भाषा, ये कौन सी भाषा, ये तो मुंडारी भाषा का शब्द है, समझ गए। तो मुंडा जब जंगलों को क्लीन करते हैं तो क्या करते हैं, एक तरफ तो घर बनाते हैं, एक तरफ खेत बनाते हैं, इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। खुटकट्टी गांव भी इसे कह देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गांव है, गांव में ही लोग रहते हैं ना, खुटकट्टी गांव से खुटकट्टी खेत कह देते हैं, समझ गए। चलिए, तो मुंडा लोग आते हैं, और अब हमें क्या पढ़ना है, तो शासन व्यवस्था कभी खेत की नहीं होगी, शासन व्यवस्था हमेशा किसकी होगी, गांव की होगी। तो हमें अब पढ़ना है कि गांव में मुख्यतः कितने प्रकार के भाग होते थे, है ना। तो ये क्या होता था जी, गांव में कितने प्रकार के आपके भाग वगैरह होते थे। यहाँ पे आप फिर एक ये समझ गए आप, एक तो गांव हो गया और एक हो गया आपका रहने का जगह। हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो हमें गांव के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटी तो वहीं की होगी। अब यहाँ तीन प्रकार के यहां से सवाल बन सकते हैं, सरना, सरना, हिंदी अंग्रेजी दोनों में क्या होगा, सरना। ये क्या था, लैंड फॉर द डिटी, हाँ, ग्राम देवता के लिए निवास स्थल, क्या है ये, ग्राम देवता के लिए है, किसके लिए, लैंड फॉर द डिटी, किसके लिए है जी ये, लैंड फॉर द डिटी। ये क्या है, लैंड फॉर द विलेज डिटी। ग्राम देवता, मैं सिर्फ ग्राम देवता लिखता हूं, लैंड मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, ग्राम देवता के लिए। तो आपको जो एग्जाम में शब्द पकड़ना है वो क्या पकड़ना है, ग्राम देवता। ग्राम देवता सब पकड़ेंगे, सरना का मतलब आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। अगला एक टर्म है अखड़ा, गांव में एक अगला प्रमुख टर्म क्या है, अखड़ा। अखड़ा है ये, अखाड़ा नहीं है, ठीक है ना, अखड़ा, क्या लिखेंगे, अखड़ा। और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है मीटिंग, यहाँ क्या होता है, मीटिंग, यहाँ क्या होता है जी, मीटिंग वगैरह होता है, ग्राम सभा की मीटिंग होती है, मीटिंग प्लेस, मीटिंग प्लेस गांव में होता है, मीटिंग होती है जहां, मीटिंग प्लेस, है ना। यहाँ क्या करते हैं, गांव के लोग अखड़ा में आकर के बैठक करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, बैठक करते हैं। ये सब आप साथ साथ लिखते चलिए, या नोट्स में तो आपको मिल ही जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं, आप गौर से सुनते रहिए, नोट्स में मिल जाएगा, बोर्ड पर ही याद करने का प्रयास करेंगे साथ साथ, उतना वक्त नहीं है कि आप इसको 10 दिन तक रिवीजन करते रहे, है ना। तो क्या है, लैंड फॉर विलेजिडिटी सरना, सीधा सवाल पूछेगा ये, यहीं से सवाल पूछता है ना। सरना क्या है, लैंड फॉर विलेजिडिटी, मीटिंग प्लेस ऑफ, मीटिंग प्लेस को क्या कहते थे, अखड़ा कहते थे। और ये क्या होता है, ये सांस्कृतिक केंद्र भी होता है जी, ये क्या होता है, अखड़ा के बारे में एक और पॉइंट लिखेंगे, पहला तो मीटिंग प्लेस, दूसरा कल्चरल सेंटर ऑफ विलेज, कल्चरल सेंटर ऑफ विलेज, सांस्कृतिक केंद्र भी होता है ये, क्या होता है ये, सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। पहला दिन है तो हम लोग आज स्लो चल रहे हैं, ठीक है ना, कल से क्लासेस एकदम 10 बजे से जाओगे, और थोड़े हम लोग अच्छे से मतलब क्या करेंगे, थोड़ी और तेजी से चीजों को करेंगे, पहला दिन है, बहुत से नए नए शब्द हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है, कल तक आप खूटकट्टी ये सब शब्दों से परिचित हो चुके होंगे। सांस्कृतिक केंद्र, गांव का सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था।
चलिए ये यहां तक हो गया। तीसरा के पहला सरना, दूसरा अखड़ा, तीसरा ससन। तीसरा क्या लिखते हैं जी? ससन। यहीं से सवाल बनेंगे। ससन, हिंदी इंग्लिश दोनों में ससन। और ये क्या होता था? बरियल साइट। बरियल साइट आप लोग समझते हैं ना, जहां मृत शरीरों को क्या किया जाता है? दफनाया जाता है, बरियल साइट। यहाँ क्या किया जाता था? कब्र, कब्रिस्तान इसे कह सकते हैं। क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कह सकते हैं, कब्रिस्तान वगैरह, बरियल साइट, कब्रिस्तान वगैरह। ठीक है, तो विलेज क्या है? पहले तो भैया फार्म और गांव। गांव के अंदर तीन प्रकार के मतलब जगह है विलेज में। सरना, लैंड फॉर विलेजिडिटी, अखड़ा, मीटिंग प्लेस, बैठक, कल्चरल सेंटर ऑफ विलेज, ससना, बरियल साइट। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि मुंडा पंचायत, मुंडा गांवों में युवक और युवतियों के मिलने का केंद्र या उनके इकट्ठा होने का केंद्र क्या है? तो ये है अखड़ा। अखड़ा, गौर से सुनेंगे, युवक और युवतियां कहाँ मिलेंगे? अखड़ा में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यही क्या है? कल्चरल सेंटर है। क्लियर हुआ? यही क्या है? कल्चरल सेंटर है। तो अखड़ा ही वो प्लेस है जहां क्या मिलते हैं जी? जहां यूथ की मीटिंग होती है। यूथ मीटिंग कहाँ होती है? अखड़ा में होती है। यूथ की मीटिंग कहाँ होती है? अखड़ा में होती है, ध्यान रखेंगे। ससन में क्या होता है? बरियल साइट होती है। और ये अपनी बरियल साइट पे क्या करते हैं? ये अपनी बरियल साइट पे एक स्टोन लगाते हैं, और उस स्टोन को क्या नाम देते हैं? बरियल साइट पे क्या लगाते हैं जी? एक स्टोन लगाते हैं, और उस स्टोन को क्या नाम देते हैं? ससन दीरी। ये क्या है? ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना संस्कृत है, मुंडारी भाषा है। क्या नाम देते हैं? ससन दीरी। ससन दीरी, सीधा का सीधा आएगा, ससन दीरी। ये क्या होता है? बरियल साइट पे जो पत्थर होते हैं, जो पत्थर होते हैं उसे क्या कहते हैं? ससन दीरी कहते हैं। समझ गए? चलिए यहां तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गांव में तीन तरह की व्यवस्था है। चलिए, और जो पत्थर लगाए जाते हैं उसे ससन दीरी कहते हैं। पॉलिटिकल व्यवस्था, गांव है, तीन तरह की व्यवस्था है। पॉलिटिकल व्यवस्था क्या है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो 3 टियर पॉलिटी है। कैसी पॉलिटी है इनकी भी? मतलब अपनी पंचायत वाली नहीं, लेकिन इनकी भी क्या है? 3 टियर है। इनकी पॉलिटी का एक और खासियत है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। अगर कोई सवाल पूछ दे घुमा करके, क्योंकि हर जगह अब एग्जाम का लेवल बढ़ गया है, तो ये क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, है ना। चलिए चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 3 स्तरीय है। सबसे नीचे में क्या आता है जी? तो सबसे नीचे में जो आता है वो है आपका, सबसे नीचे में जो आता है वो है आपका खूट कट्टी। क्योंकि देखिए खूट जो शब्द है, अगर आपसे कोई पूछे खूट शब्द का मतलब क्या है, तो खूट शब्द का मतलब ही होता है परिवार। परिवार, ठीक है। खूट शब्द का मतलब ही क्या होता है? परिवार, अर्थात फैमिली। कभी कोई डायरेक्ट पूछ दे तो क्या होता है? खूट का मतलब ही क्या होता है? और 3 टियर पॉलिटी है इनकी। सबसे नीचे क्या आता है? खूट कट्ठी। क्या आता है जी? खूट कट्ठी, ठीक है। 3 टियर है, याद रखेंगे। इसी तरह से बॉक्स बना लेंगे, यही आपको मिल ही जाएगा, मतलब आपको लिखा हुआ मिल ही जाएगा नोट्स के रूप में। तो ध्यान रखेंगे, अगर अपने से भी कुछ कुछ लिख रहे हैं तो इस तरह से ही बॉक्स बना लेंगे, है ना। खूट कट्टी, खूट कट्टी क्या होता है? विलेज। खूट कट्टी का अर्थात यहाँ क्या हो गया? विलेज। बहुत से विलेज मिलकर के क्या बनेंगे? बहुत से विलेज मिलकर के क्या बनेंगे? तो बहुत से विलेज मिलकर के बनेंगे पट्टी। क्या बनेंगे? पट्टी। हिंदी इंग्लिश दोनों में पट्टी ही होगा, ठीक है। खूटकट्टी, पट्टी। खूटकट्टी क्या बन गया? पट्टी बन गया। पट्टी में कौन है जी? ग्रुप ऑफ विलेजेस है। क्या है यहाँ? ग्रुप ऑफ विलेजेस है। ग्रामों का समूह, ग्रुप ऑफ विलेजेस, ग्रामों का समूह, ग्राम समूह। क्या है? ग्राम का समूह। ग्राम समूह मैं सीधा लिख देता हूं, समझ लेंगे आप लोग। ग्राम समूह, और सुनते भी रहेंगे कि बाद में देखे तो ध्यान आ जाएगी, सर ने बोला था ग्राम समूह।
तो खुटकट्टी बहुत से मिलके पट्टी बनते हैं और पट्टी मिलके क्या बनती है, वो बनती है परहा। क्या बनती है जी, परहा। आगे ये बहुत सी पट्टियां मिलकर के क्या बनेंगी, परहा, परहा। चलिए, 3 स्तरीय शासन व्यवस्था तो देख लिया सर हमने। एक तो खुटकट्टी है जो गांव के लेवल पर है, एक भैया बहुत से खुटकट्टियों को मिला करके पट्टी बनती है मुंडा के गांव में, और मुंडा के गांव में ही बहुत से पट्टियों को मिला के एक परहा बनता है। ये तो बहुत सही बात है सर। अब चलिए देखते हैं, अब इसके हेड हेड कौन कौन होते हैं। तो खूटकट्टी के हेड कौन होंगे जी, खूटकट्टी के हेड होंगे मुंडा। कौन होंगे, मुंडा। इसका हेड क्या होगा, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं, आपका हेड। अब ये जो भी मैं नीचे लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ, हेड के बारे में लिख रहा हूँ, है ना। हेड कौन कौन है, तो खूटकट्टी का कौन होगा, मुंडा। मुंडा मतलब क्या है, गांव के स्तर का मुखिया है। अभी हम इसके बारे में, इसके पावर्स के बारे में और देखेंगे जो जहां से सवाल आते हैं। तो पूछेगा मुंडा के गांव में खूटकट्टी व्यवस्था जो होती है, मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा किसका प्रधान होता है, तो खूटकट्टी का प्रधान होता है। मुंडा इज द हेड ऑफ खूटकट्टी। पट्टी का प्रधान कौन होता है जी, पट्टी का प्रधान होता है मानकी, 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 ठीक है, मानकी होता है, ठीक है ना। और परहा का कौन होता है जी प्रधान, परहा राजा। कौन होता है, परहा राजा, परहा राजा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, परहा का प्रधान कौन है, परहा राजा, पट्टी का प्रधान मानकी, और खूटकट्टी का प्रधान मुंडा। ये तीनों याद रखिए, ये तीनों याद रखिएगा तो नागवंशी वाले में भी आपको काम में आएगा, है ना। नागवंशी शासन व्यवस्था भी है तो ये काम में आएगी, परहा राजा, मानकी और मुंडा। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो चुका होगा। पॉलिटी का नेचर क्या है, तो 3 टियर ही है, दिख रहा है अपने वाले, ये 73वें और 74वें वाली नहीं, यहाँ पे मुंडा के गांव के, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। खूट का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको बताया, तो खूट का अर्थ होता है फैमिली। अब चलिए इंपॉर्टेंट पोजीशंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी, इंपॉर्टेंट पोजीशंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अब हम देखेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं एक मुंडा के बारे में, जहां से सवाल बनने के ज्यादा संभावना। मुंडा, मुंडा के बारे में देख लेते हैं। ये क्या होता है, हेड ऑफ विलेज, ग्राम का प्रमुख, हेड ऑफ विलेज, ग्राम प्रमुख, या ग्राम का मुखिया भी कह सकते हैं, ग्राम प्रमुख, ग्राम मुखिया, है ना। मतलब हेड, गांव के लेवल पे सबसे बड़ा कौन होता है, मुंडा होता है। मुंडा और क्या करता है जी, तो मुंडा के पास सारी जुडिशियल क्या रहता है, मुंडा का मेन फंक्शन क्या रहता है, कलेक्ट टैक्स। मुंडा का क्या बोलेगा कोई, मुंडा का कोई बोलेगा मेन फंक्शन, मेन फंक्शन, मेन फंक्शंस क्या है मुंडा का, तो मुंडा का मेन फंक्शन है आपका कलेक्ट टैक्स, कर संग्रह, फिर क्या है जी, मुंडा का कलेक्ट टैक्स, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एट विलेज लेवल। याद रखें कहा, एट विलेज, क्योंकि ये गांव का ही मुखिया है ना, एट विलेज लेवल। विवाद निपटारा कहां पे, ग्राम स्तर पे, विवाद निपटारा, ग्राम स्तर पर विवाद निपटारा। कोई आपसे पूछेगा कि क्या मुंडा का पद जो था वो वंशानुगत था, हेरिडिटरी था, तो जी हाँ, बिल्कुल हेरिडिटरी था, है ना, बिल्कुल हेरिडिटरी था। और क्या था, मुंडा का जो पद था, मुंडा का जो ये पद है, इस पोजीशन इज हेरिडिटरी, हेरिडिटरी, वंशानुगत है। मतलब मुंडा का बेटा अपने आप क्या बन जाएगा, मुंडा बन जाएगा। वंशानुगत है, ठीक है। देखिए देखिए, कोई कॉमन सेंस का सवाल है, कोई पूछेगी क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, तो जब सेटलमेंट डिस्प्यूट को सेटल कर रहा है तो क्या कर रहा है, बेसिकली तो लॉ एंड ऑर्डर ही को मेंटेन कर रहा है ना, कि आप लड़िए झगड़िए मत। तो लॉ एंड ऑर्डर को भी क्या करना था, ऑर्डर को भी मेंटेन करना था, कानून व्यवस्था को, है ना। कहा, गांव के लेवल पे। मुंडा से जो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये क्या है, ये हेड ऑफ विलेज है, ये हेड ऑफ विलेज है, ठीक ना। सब कुछ का हेड नहीं है, अपने गांव का ही हेड है ये।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है नंबर 2, उसके बारे में थोड़ा देख लें। मानकी, इसके बारे में ज्यादा कुछ, इसके बारे में मानकी से पहले एक देख लेते हैं हाथू मुंडा। हाथू मुंडा, तो इसमें दो शब्द है, एक तो मुंडा आपको दिख ही रहा है जिसके बारे में आपने पीछे पढ़ा, एक है हाथू। तो हाथू का अर्थ क्या होता है? हाथू का अर्थ होता है ग्राम सभा। क्या होती है जी? ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा जो भी आपकी ग्राम, ये क्या होता है? ग्राम पंचायत। हाथू का क्या होता है जी? ग्राम पंचायत। और हाथू का जो मुखिया होता है, हेड ऑफ हाथू, हेड ऑफ, ये ग्राम पंचायत इंग्लिश में भी ग्राम पंचायत ही है। हाथू का मतलब क्या होता है? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, एक तो हुआ कि ग्राम का मुखिया, गांव का मुखिया, एक गांव की पंचायत का मुखिया, हेड ऑफ। तो हाथू मुंडा क्या होगा? हेड ऑफ। मुंडा मतलब तो हेड, आप समझ ही गए, ग्राम पंचायत। बहुत आसान है ना, ये पूछा हुआ सवाल है और आगे भी पूछेगा। हाथू मुंडा क्या होता है? हेड ऑफ ग्राम पंचायत। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। तीसरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरा एक पद है। तीसरा पद क्या है जी? तीसरा पद है आपका मानकी। मानकी के बारे में आपने देखा, मानकी किसका हेड है जी? एक लाइन का ही ये है, मानकी किसका हेड है? तो मानकी हेड है आपके, हेड ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस, या आप कह सकते हैं पट्टी, जिसको मुंडारी भाषा में क्या कहते हैं? पट्टी, है ना। आपने पीछे देखा क्या कहते हैं उसे, जो ट्रायंगल मैंने बनाया था, तो पट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी आराम से आज हम पढ़ रहे हैं चौथे नंबर की तरफ। चौथे नंबर में क्या है जी? तो आपने एक देखा था परहा, परहा देखा था, है ना। तो परहा जो होती है, यहाँ जो आपने परहा देखा था, तो ये क्या होता है? इसका हेड कौन होता है? परहा राजा होता है ना। और इसकी परहा राजा, परहा की एक अपनी पंचायत होती है, जैसे गांव की एक अपनी पंचायत होती है। गांव के ऊपर सारे गांव को मिलाकर के एक क्या होता है? एक आपका पट्टी होता है, सारे पट्टियों को मिलाकर एक परहा होता है, और उस परहा की भी एक अपनी पंचायत होती है, और उसी पंचायत का राजा कौन होता है? परहा राजा। तो परहा राजा किसका हेड होता है जी? हेड ऑफ परहा पंचायत। तो हम लोग अभी भी देखेंगे, यहां भी लिख लेंगे आप, हेड ऑफ परहा। मैं समझ रहा हूं शुरू शुरू में ये क्या लगता है, थोड़ा नया नया टर्म्स है ना, हेड ऑफ परहा पंचायत। लेकिन आप एक दो दिन पढ़ेंगे, इसलिए मैं आज आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई हड़बड़ी नहीं। वरना क्या है, ये 2-3 घंटे में भी पूरा खत्म किया जा सकता है, लेकिन आज आराम से पढ़ते हैं। तो क्या है? परहा राजा, हेड ऑफ परहा पंचायत। ठीक है। क्या है? गांव की जैसे एक पंचायत होती है, तो गांव के समूहों, मतलब परहा लेवल पे जो स्थिति है, उसकी भी एक पंचायत, वो क्या है? परहा पंचायत। अब हम मानकी हमने देख लिया, अब हम किसके बारे में देखेंगे? परहा राजा के बारे में देखते हैं। क्या है? परहा राजा। परहा राजा, परहा राजा, हेड ऑफ परहा पंचायत। हेड ऑफ परहा पंचायत। इसके बारे में एक बात लिखेंगे, हिज पोस्ट इज नॉट हेरिडिटरी। इसका जो पोस्ट है वो हेरिडिटरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या दिख रहा है? एक रिपब्लिक का फॉर्म दिख रहा है। इसका पोस्ट क्या है? हेरिडिटरी नहीं है। परहा पंचायत, परहा राजा का पोस्ट हेरिडिटरी नहीं है, जबकि मुंडा का पोस्ट क्या था? हेरिडिटरी था, है ना। मुंडा का पोस्ट क्या था जी? आपने यहाँ देखा, हेरिडिटरी था, वंशानुगत था। मानकी का पोस्ट भी क्या है? मानकी का पोस्ट भी क्या है? ये भी क्या है? हेरिडिटरी है। लेकिन मुख्य परहा राजा का पोस्ट हेरिडिटरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ग्लिम्स ऑफ क्या दिख रहा है हमें? वी कैन सी हियर द ग्लिम्स ऑफ रिपब्लिकन, है ना। हमें क्या दिख रहा है? गणतंत्र क्या झलक दिख रहा है। यहां से हमें क्या दिखता है? गणतंत्र की झलक, गणतंत्र की
झलक। चलिए ठीक है, ये परहा राजा क्या है? हेड ऑफ परहा पंचायत। अब देखिए परहा राजा तो बड़ा अधिकारी हो गया, बहुत से गांवों का समूह और उसके भी ऊपर परहा है, उसका एक पंचायत है। तो परहा पंचायत, परहा राजा इज हेल्प्ड बाय हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर। परहा राजा इज सपोर्टेड बाय हिज, हेल्प्ड बाय, सपोर्टेड बाय हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। वो ऑफिसर्स कौन कौन से हैं? वो ऑफिसर्स कौन कौन से हैं जी? तो ऑफिसर आपके दीवान, ठाकुर, लाल, दीवान, ठाकुर, लाल, पांडे, बड़कंदाज। यहीं से सवाल बनते हैं, याद रखिएगा। बड़कंदाज, इंपॉर्टेंट अधिकारी यही सब है, बड़कंदाज। और आपके एक दो हैं कर्ता, एक दो क्या है और कर्ता। ठीक है, इसके अलावा भी एक दो है, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट ये सब है। दीवान, दीवान क्या होता है जी? दीवान होता था उनका, दीवान किसे कहते थे वो? तो ये उनका मुख्यमंत्री होता था। दीवान क्या होता था जी? मुख्यमंत्री होता था, जबकि ठाकुर उपाध्यक्ष होता था। दीवान क्या होता था? मुख्यमंत्री, ठाकुर उपाध्यक्ष। लाल आपका क्या होता था? वकील होता था। कर्ता क्या होता था? दरोगा होता था। बड़कंदाज क्या होता था? सिपाही होता था। ठीक है, तो दीवान क्या होता था जी? तो मुख्य इनका मिनिस्टर होता था ना, मिनिस्टर। और दीवान भी दो तरह के, एक तो राय दीवान और एक गढ़ दीवान। राय दीवान क्या होता था? एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब आसपास के ट्राइब से एक्सटर्नल बिजनेस को ये देखता था, हैंडल करता था। एक्सटर्नल जितने भी मुद्दे होते थे उसको कौन हैंडल करता था? राय दीवान। ये किसको हैंडल करता था जी? एक्सटर्नल को। जबकि गढ़ दीवान इंटरनल इश्यूज को, इंटरनल इश्यूज को, है ना। ठाकुर क्या होता था? तो ये उपाध्यक्ष होता था। समझिए कि अगर ये प्रेसिडेंट है तो ये क्या हो गया? वाइस प्रेसिडेंट टाइप का, है ना। परहा पंचायत का उपाध्यक्ष होता था। ये क्या होता था? ये उपाध्यक्ष। ठीक है, लाल क्या हुआ करता है? तो लाल होता था वकील, एडवोकेट। लॉयर कहना तो ठीक नहीं होगा, एडवोकेट, है ना। और हिंदी में कभी कभी क्या होता है, ऐसे लिख के आ सकता है वकील, तो भी सही है, आपको पता होना चाहिए, वकील। और ये भी तीन तरह का होता था, मतलब अपने पोजीशन के हिसाब से। पर वकील मतलब बड़ा, मज वकील मंझला, है ना, आप लोग अभी भी हम लोग बोलते हैं ऐसे मज वकील। और छोट वकील, छोट वकील, बड़ वकील, मज वकील और छोट वकील। इतना टेंशन नहीं लेना इसमें, ठीक है। और क्या हुआ करता था जी? पांडे हुआ करता था। पांडे क्या हुआ करता है? रिकॉर्ड कीपर। पांडे क्या हुआ करता है? रिकॉर्ड कीपर। ये क्या है? रिकॉर्ड कीपर। दस्तावेज कौन रखता था? दस्तावेजों का कौन रखता था संभाल करके? ये क्या होता था? रिकॉर्ड कीपर। दस्तावेजों को संभालने वाला, है ना। बरकंदाज क्या होता था? तो ये होता था भैया आपका सिपाही, है ना। ये क्या होता था? सिपाही, सैनिक, है ना, सिपाही। और ये क्या होता था भैया? कर्ता। तो ये होता था दारोगा, या कोतवाल भी आ जाए तो चलेगा, दारोगा। कोतवाल आप जानती हैं, दारोगा को बोलते हैं। तो बरकंदाज सिपाही, कर्ता दरोगा, लाल एडवोकेट, ठाकुर वाइस प्रेसिडेंट, दीवान मिनिस्टर, राय दीवान एक्सटर्नल और गढ़ दीवान इंटरनल। तो ये क्या है? परहा राजा जो परहा पंचायत का हेड था, जिसका तो क्या था? पोस्ट हेरिडिटरी नहीं था। जबकि आप मानकी और मुंडा का पोस्ट हेरिडिटरी है नीचे के दो लेवल पे, ऊपर के लेवल पे हेरिडिटरी नहीं है।
फिर ये क्या था, ये अपने सबऑर्डिनेट्स के द्वारा हेल्प किया जाता था। जैसे आज सब बात, जो प्रधानमंत्री हैं उनके कई मंत्री है ना, उसी तरह ये भी क्या किया जाता था, सबऑर्डिनेट्स के तहत इसे देखा जाता था। सबसे बड़ी बात देखिए जो आपको अब याद रखनी है, सबसे बड़ी बात याद रखनी है, सब ऑर्डिनेट पोजीशंस अंडर परहा राजा was also hereditary in nature, hereditary in nature। मतलब आप समझे, ये जितने भी पांडे, बरकंदाज, लाल, ठाकुर, दीवान हैं, ये लोगों का पद भी कैसा है, ये लोगों का पद भी कैसा है, ये भी हेरिडिटरी है, ये भी हेरिडिटरी है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में, मुंडा शासन व्यवस्था में, नोट लगा करके लिख लीजिए, मुंडा शासन व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ पाहन का पद, ये सिर्फ और सिर्फ पन्हा क्या है, सिर्फ और सिर्फ परहा राजा का पद क्या है, वंशानुगत नहीं है। ओनली द पोजीशन ऑफ परहा राजा, सीधा याद रख लीजिए, परहा राजा इज नॉन हेरिडिटरी। यहां से सवाल बन सकता है क्योंकि ये थोड़ा अलग बात हो गया। हेरिडिटरी इन मुंडा पॉलिटी, मुंडा शासन व्यवस्था में, मुंडा शासन व्यवस्था में परहा राजा का पद वंशानुगत नहीं है, बाकी सबका पद वंशानुगत है। समझे, ये दो बात आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है जो आप सही करेंगे, है ना। यहां तक क्लियर हुआ, इतने आराम से आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना, अब आगे बढ़ा जाए। अब इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं, ये तो क्या हुए, ये सब तो एकदम ही इंपॉर्टेंट हो गए, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट वगैरह होते हैं, तो कुछ और नियुक्तियां, कुछ और पोस्ट देख लेते हैं। कुछ अदर इंपॉर्टेंट पोजीशंस, हेडिंग क्या देंगे, अदर इंपॉर्टेंट पोजीशंस। अदर इंपॉर्टेंट पोजीशंस में आप क्या देखेंगे, तो एक तो आप देखेंगे पाहन, और याद रखिएगा परहा अलग है, पाहन अलग है। ये क्या है, परहा है, क्या है ये, सॉरी ये क्या है, पाहन है, क्या है ये क्या है, पाहन है, पाहन, पाहन। ये क्या होता था, समझिए, आज का पुरोहित, पंडित, है ना, क्या है, रिलीजियस हेड, ही वाज द रिलीजियस हेड ऑफ मुंडा विलेज। क्या है जी ये, रिलीजियस हेड ऑफ मुंडा विलेज, क्या है, पाहन, रिलीजियस। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, ये सवाल भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। रिलीजियस हेड ऑफ मुंडा विलेज, रिलीजियस हेड ऑफ मुंडा विलेज। और क्या है जी, पाहन क्या है, रिलीजियस हेड ऑफ मुंडा विलेज। दूसरा क्या है, इसे, इसके पास दो तरह की जमीन हुआ करती थी, याद रखिएगा, हैज टू टाइप्स ऑफ लैंड। ट्राइबल्स के द्वारा इन्हें दो तरह की जमीन दी गई थी। कौन कौन सी जमीन दी गई थी ये हम लोग अभी देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है, जो नए पहली बार सुनेंगे उनके लिए तो ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। टू टाइप्स ऑफ लैंड, कौन कौन सा जी, एक डली कट्टी, एक डली, हिंदी अंग्रेजी दोनों में डली कट्टी ही रहता है, ठीक है ना।
डली कट्टी और एक भूत खेत। इंटरेस्टिंग चीज है भूत, जो पहली बार सुन रहे हो उनके लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। भूत खेत, भूत खेता भी कहीं कहीं लिखा रहता है अंग्रेजी में, जैसे राम को रामा लिख देते हैं। चलिए, तो डली कट्टी क्या होता था जी? डली कट्टी प्रोवाइडेड टू पाहन टू कैरी ऑन रिलीजियस एक्टिविटीज, धार्मिक गतिविधियों को अपने संचालन कर सके, अपना भरण पोषण कर सके, इसके लिए क्या करते थे? ट्राइब्स पुजारियों को क्या दे देते थे जी? डली कट्टी क्या है? मतलब उससे तुम अपना भगवान का पूजा पाठ ये सब में लगाओ, पॉजिटिव चीजों की तरफ इसे लगाना है ना, पॉजिटिव चीजों की तरफ लगाना है। जबकि भूत खेत भी पाहन को ही मिलता था, और इसका क्या उपाय था? इसका था कि द इनकम या फिर जो भी इससे उपज था, द इनकम या प्रोडक्शन फ्रॉम दिस लैंड was given to Pahan to repel evil forces. एविल फोर्सेस मतलब काला जादू, टोटका, है ना? क्या था? भूत प्रेत को भगाने के लिए, एक लाइन में भूत प्रेत, क्योंकि आदिवासी लोग जो है वो भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, को भगाने के लिए, भगाने हेतु या भूत प्रेत से के साय से दूर रखने हेतु गांव को भूत खेत, और अपना एकदम पॉजिटिव भगवान का आराधना पूजा करने के लिए क्या मिलता था? डली कट्टी। यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पाहन हो गया, पाहन के बारे में 2-3 बातें आपसे, डली कट्टी पे सवाल आ सकता है। भूत खेत क्या है कि ये सुनने में नॉर्मल लगता है, ये पूछ सकता है कि इसका कंट्रोल किसके हाथ में था? तो इसका कंट्रोल पाहन के हाथ में ही था, ठीक है ना? पाहन क्या होता था? तो पाहन आपका रिलीजियस हेड होता था, रिलीजियस हेड होता था, ठीक है? क्लियर रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पाहन के बाद हम देखेंगे महतो। अब छोटे छोटे हैं महतो। अब क्या है, पाहन के ही 2-3 सबऑर्डिनेट हुआ करते थे। ये जैसे पाहन है, रिलीजियस हेड है, इसके ही 2-3 सबऑर्डिनेट हैं आपके महतो। पाहन के क्या है? ये सब सबऑर्डिनेट है। पाहन के क्या है? ये सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट्स ऑफ पाहन, सबऑर्डिनेट्स ऑफ पाहन, महतो। ये बेसिकली किसका काम करता था? संदेश वाहक का, मैसेंजर का, संदेश वाहक का, मैसेंजर का। एक से दूसरे गांव के बीच में क्या करता था? ये मैसेंजर का काम करता था। याद रखेंगे महतो के बारे में, ठीक है? दूसरा कौन है जी? दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? दूसरा आपका पुजार या पनहरा। इसे क्या कहते हैं? पुजार या पनहरा। पनहरा हिंदी में लिख देता हूं, पनहरा। ये भी क्या था? पाहन का सहायक था, पाहन का सबऑर्डिनेट, पाहन का सहायक। ठीक है? इसके अलावा आपसे कोई पूछे, एक अलग से लिख लीजिएगा कि देवड़ा क्या हुआ करता था। एक अलग से पूछे, देखिए पाहन का सहायक हो चाहे नहीं हो, देवड़ा भी एक पद था, और देवड़ा के बारे में नोट करके लिख लेंगे। देवड़ा क्या हुआ करता था? तो ये क्या कहता है? तांत्रिक गतिविधि, तांत्रिक एक्टिविटीज। देखिए एक तो होता है धर्म कर्म और एक होता है तंत्र, है ना? ये क्या था? तांत्रिक गतिविधियों में संलिप्त था देवड़ा, तांत्रिक
गतिविधि। तांत्रिक गतिविधि अलग है, भूत अलग है, धर्म का अपना हिसाब किताब, जो नॉर्मल धर्म है उसका धर्म का हिसाब किताब अलग है। तो देव अगर स्पेशली पूछे तांत्रिक गतिविधि और ऑप्शन में देवड़ा है तो देवड़ा ही लगाएंगे, समझ गए ना। यही क्या है कि यही बातें आपको जाननी है। तो क्या है, ये सब सीधा सवाल पूछेगा। महतो क्या था, संदेश वाहक था एक से दूसरे गांव के बीच में। पुजारी या पनहार क्या था, पाहन का सहायक, छोटा पंडित कह सकते हैं। और देवड़ा क्या था, तो ये नॉर्मल धर्म कर्म की बात नहीं करते थे, ये तांत्रिसिज्म की बात करते थे, तांत्रिक की बात करते थे, है ना। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के कुछ और चीजों को देख ले। अब देखिए मुंडाओं पर एक किताब लिखी गई है, ये किताब आपको दिख रहा है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, है ना। 16 वॉल्यूम में लिखी गई है, तो इसे तो नहीं पढ़ना है, लेकिन जो लिटरेचर एंड ये लिटरेचर और लिटरेरी फिगर वाला जो है, क्या वहां ये नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो ये क्या है, ये पुस्तक किसने लिखी है भैया, तो यहाँ आप देख रहे हैं जॉन हॉफमैन और आर्थर वेन एमिलेन ने, है ना। किसने किसने लिखी ये पुस्तक, ये क्या है, एक बुक है, ये एक किताब है मुंडाओं पर। क्या नाम है इसका, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। कौन सी पुस्तक है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। पूछेगा किसने लिखा है, किसने लिखा है, तो जॉन हॉफमैन। किसने, जॉन हॉफमैन और आर्थर वेन एमिलेन ने। और किसने लिखा, आर्थर, पूछ सकता है आपसे सीधा, है ना, आर्थर वेन एमिलेन ने। समझ गए। तो सिर्फ शासन व्यवस्था नहीं देखना है, इंपॉर्टेंट और भी जो चीजें उसे भी देखते रहना। ये मैंने फोटो लगा दिया ताकि आपको ये पुस्तक हमेशा ध्यान में रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्थर वेन एमिलेन। अब इस पुस्तक पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया। इस पुस्तक के अनुसार मुंडाओं में मुंडा के गोत्र कितने हैं, गोत्र आप समझते हैं, गोत्र कितने हैं। तो इस पुस्तक के अनुसार मुंडाओं के 340 गोत्र हैं। कितने गोत्र हैं जी, 340। और गोत्र को मुंडा कहते क्या है, तो किल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, किल्ली कहते हैं। गोत्र को क्या कहते हैं, किल्ली कहते हैं। कितने हैं, 340। तो ये भी क्लियर हो गया कि 340 गोत्र तो हमें याद नहीं ही करने हैं, चार लेकिन ध्यान रख लेंगे जहां से सवाल बनने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक सांडिल, सांडिल, एक आपका नाग, एक आपका हंस, एक आपका हंस। सांडिल, नाग, हंस और होरो, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सांडिल, कितने गोत्र याद रखने हैं, चार, सांडिल, नाग, हंस और होरो। देखिए ये क्या है, अब ये पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन जो आपको मैंने आज सिलेबस में दिखाया है कि सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, यही सब है उसकी सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सिर्फ पॉलिटी में नहीं पढ़ाऊंगा, मुंडाओं के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, लगभग सारी नॉन पॉलिटिकल महत्वपूर्ण बातें, चाहे उनके रिलीजन से हो, कल्चर से हो, सोसाइटी से हो। पॉलिटिकल वाला तो जब हम लोग पॉलिटिकल मूवमेंट देखेंगे तो पॉलिटिकल पढ़ेंगे, है ना। चलिए तो इसमें आपने देख लिया, ठीक है। और क्या, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है, तो हॉफमैन और आर्थर वेन एमिलेन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आर्थर वेन हॉफमैन और एमिलेन का किताब था मुंडारिका, 340 गोत्रों का वर्णन है। सांडिल, होरो, हंस और नाग करके चार महत्वपूर्ण गोत्र भी है। अब मुंडाओं के कुछ राजनीति, ये कुछ क्या कर लेते हैं, धार्मिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं, रिलीजन को। रिलीजन को समझने का प्रयास करता है।
तो आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये भूत पिशाच में विश्वास करते हैं, तो जी हाँ करते हैं, तभी तो भूत खेत वगैरह बांट देते हैं, है ना। क्या ये देवताओं में विश्वास करते हैं? अब जो भूत पिशाच में विश्वास करेगा वो देवताओं में भी विश्वास करेगा। तो इनका एक प्रमुख देवता है सिंह बोंगा। सिंह बोंगा इनके क्या है जी? प्रमुख देवता है, मेजर डीटी। मेजर डीटी है इनके प्रमुख देवता। ठीक है, सिंह बोंगा क्या है इनके प्रमुख देवता है। चलिए, सिंह बोंगा क्या है इनके प्रमुख देवता है। कोई आपसे पूछेगा कि इनका एक विशिष्ट क्या हुआ करता है, कार्यक्रम हुआ करता है ट्राइबल सोसाइटी का। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आपको बताया था शासन दीरी। यहाँ पे बताया था आपको जी शासन दीरी। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, शासन दीरी बरियल साइट होता है। इसी तरह इनका एक और क्या होता है, इनको क्या है कि ये विश्वास है कि इनके पूर्वज क्या है जी, इनके पूर्वज क्या है, इनके पूर्वज इनको आशीर्वाद देते हैं, इनके पूर्वजों के सबों को ये सहेज करके रखते हैं, है ना। तो इनके पूर्वजों को सहेज करके ये रखते हैं और उसे कहते हैं ये जंग टोपा। क्या कहते हैं? जंग टोपा। एक शब्द आएगा आपके पास, जंग टोपा। जंग टोपा क्या होता है? तो ये बरियल प्लेस होता है। ये भी क्या होता है? बरियल प्लेस ही होता है। इसका भी अर्थ क्या है? बरियल प्लेस। इसका अर्थ भी क्या होता है? बरियल प्लेस ही होता है। जंग टोपा का मतलब भी क्या होता है? बरियल प्लेस ही होता है। और भोडिरी, वहां क्या था? शासन डिरी। जबकि यहाँ जो पत्थर रहता है, यहाँ के स्टोन को क्या कहते हैं? भोडिरी। यहाँ के स्टोन को क्या कहते हैं? भोडिरी। और ये क्या होता है? ये स्टैंडिंग स्टोन्स होता है। जैसे मान लीजिए ये कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान है, यहाँ किसी एक दो तीन ऐसे लाशें गिरी, तो इस पे क्या कि एक तो हो कि आप पत्थर को ऐसे खड़ा बनाइए, मतलब यहाँ तो 2D डायग्राम है, और एक है कि पत्थर को ऐसे सुला करके, है ना। ये खड़े पत्थर होते हैं, ये क्या स्टैंडिंग स्टोन्स होता है। स्टैंडिंग स्टोन याद रखेंगे। स्टैंडिंग स्टोन्स को क्या कहते हैं? भोडिरी। और शासन डिरी मतलब लेटे हुए पत्थर, है ना। और यहाँ ये क्या करते हैं? दे मीट हियर वंस एवरी ईयर। इस जंग टोपा पे ये क्या करते हैं? दे गैदर हियर once a year to pay tribute to their ancestors। जैसे आप सुनते हैं ना, गया में क्या होता है? पितरी भोज वाला जो होता है, पितरी पूजा जो होता है, पितरी पूजा जो होता है, उसी का बात है ना। क्या होता है? अपने पूर्वजों को ये देने के लिए, अपने पूर्वजों को आदर देने के लिए, दे गैदर हियर वंस अ ईयर टू पे ट्रिब्यूट टू देयर एंसेस्टर। एंसेस्टर मींस पूर्वज, है ना। पूर्वजों को सम्मान देने के दृष्टिकोण से यहाँ पे एक बार इकट्ठे होते हैं, है ना। और ये भोडिरी जो खड़े खड़े पत्थर हैं, उससे ये क्या निकाल लेते हैं कि हमारा कौन सी पीढ़ी चल रही है। भोडिरी हेल्प्स टू। अब देखिए, मान लीजिए मेरे उनके 4 पूर्वज मरे, तो 4 खड़े पत्थर होंगे। 20 पूर्वज मरे जिसके, तो उसके 20 खड़े पत्थर मिलेंगे। 100 जिसके मिले तो 100वीं पीढ़ी है वो। तो भोडिरी हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द जनरेशन। समझ गए? ये क्या है? ये कल्चर का पार्ट है, यही सांस्कृतिक विरासत वाला जो आपने टॉपिक देखा। तो आराम से क्लासेस को लेना है। ये नहीं कि मैं रटा रटाया बात, मैं सब कुछ यही बताने का प्रयास करूंगा कि संथाल ये मुंडा से है, तो सारी बातें यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए, है ना। और इस इवेंट को भोडिरी तो क्या होता है? स्टैंडिंग स्टोन। क्या करता है ये? तो ये डिटरमिनिंग जनरेशन, कितने नंबर के आपके, किस वंश के हैं आप, कितना बुक कुल आपका कितना आगे बढ़ चुका है। और इस इवेंट को क्या कहते हैं? इस पूरे इवेंट को क्या कहते हैं जी? ये इवेंट जो हुआ, द इवेंट ऑफ गैदरिंग एट जंग टोपा इट इज कॉल्ड
इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड डीरीबी। इसको क्या कहते हैं जी? डीरीबी। अब उनका भाषा है, क्या कर सकते हैं, सीखना ही पड़ेगा। इसीलिए क्या कहा गया है कि सही जगह आपको अध्ययन करना है, ये नहीं कि जहाँ उत्सेप उत्तेजना का क्या किया जाता है, हल्ला गुदाली, सब कोई फायदा नहीं है धरती पे। डीरीबी, इसी को क्या कहते हैं हिंदी में? पत्थल, मतलब हिंदी वाले लोग इसको कहने लगे पत्थल, पत्थरगढ़ी। पत्थरगढ़ी आज भी झारखंड में कैसे कई ऐसे गांव हैं जिन्हें पत्थरगढ़ी कहा जाता है, पत्थरगढ़ी। डीरीबी क्या है? तो एक इवेंट है, ये क्या है? एक आयोजन है जहां जंग तोपा पे जाकर के क्या करते हैं, जंग तोपा पे जाकर के भोढीरी का सम्मान करते हैं, अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। क्या कहा मैंने? डीरीबी एक क्या है? एक इवेंट है जहां साल में एक बार लोग कहाँ इकट्ठे होते हैं? जंग तोपा में। और जंग तोपा में जो भोढीरी है, जो खड़े पत्थर है, उनके पूर्वजों को सिग्निफाई करते हैं, उसके सामने प्रणाम करते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं। चलिए, क्लियर हो गया? चलिए, यहां तक क्लियर है। पत्थरगढ़ी, डीरीबी वगैरह आपको समझ में आ गया है ना? कोई अब टेंशन की बात नहीं है। अब इसके अलावा क्या है, थोड़ा सोसाइटी के बारे में देख लें, मुंडाओं के समाज के बारे में। मुंडा समाज, लास्ट में मैं पूरा रिवीजन करवा दूंगा। मुंडा समाज के बारे में देखिए, तो ये क्या है? एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक। इट इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। कैसी है ये? पितृसत्तात्मक, पितृसत्ता है ना, पितृसत्ता है यहाँ, पितृसत्तात्मक पूरा लिखते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पितृसत्ता है यहाँ, मतलब पुरुष प्रधान है। अगर शुद्ध हिंदी में आ जाए तो पुरुष प्रधान। चलिए, वीमेन हैव नो प्रॉपर्टी राइट, वीमेन हैव नो प्रॉपर्टी राइट, या फीमेल्स हैव, वीमेन क्या, फीमेल्स हैव नो प्रॉपर्टी राइट। कोई भी इन्हें क्या है, प्रॉपर्टी राइट नहीं है, महिलाओं को किसी भी प्रकार का संपत्ति में हिस्सा नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं है, महिलाओं को अधिकार नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्या है जी, महिलाओं को संपत्ति का भी अधिकार नहीं है, पितृसत्तात्मक भी है, और क्या है भैया, इसमें क्या है, रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर, ये समझते हैं आप? रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर, प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है एल्डर सन, एल्डर सन, मतलब क्या है, वंशानुगत जितने भी पद हैं, मैंने आपको बताया था परहा राजा का पद छोड़ के सारे के पद क्या वंशानुगत है, तो ये क्या है, ऑल हेरिडिटरी पोस्ट आर पास्ट टू एल्डर सन, मतलब बड़े बेटे को दिया जाता है ना, बड़े बेटे को दिया जाता है कोई भी पद, ऑल हेरिडिटरी पोस्ट आर पास टू एल्डर सन। और क्या है जी, एक क्या है, सोसाइटी में एक कंसेप्ट है गिटोडिया का, ये याद रखेंगे, गिटी ओडा, इसको गिटी ओडा भी लिखते हैं, या कभी कभी गिटी ओडा भी लिखते हैं, और हिंदी में गीति ओडा। ये क्या होता था, ये समझिए, यूथ हॉस्टल, बस सीधा समझिए, युवाओं के रहने के लिए था, युवाशाला जिसे कहते हैं, युवाशाला, यूथ हॉस्टल, युवाशाला, यूथ हॉस्टल,
जबकि सांस्कृतिक केंद्र क्या हुआ करता था? अखड़ा। यूथ हॉस्टल, युवा कहाँ रहेंगे जब बड़े हो जाएंगे? तो जिनको मन है कि परिवार से दूर रहे थोड़ा, तो वो इन जगहों पे आकर के रहते थे। ठीक है, क्लियर है? ये क्या हो गया? इनकी सोसाइटी के बारे में कुछ बातें हो गई। अब क्या देखते हैं जी? अब देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या हो गया। रिलीजन हो गया। रिलीजन में आपने देखा सिंह बोंगा, जंग तोपा, भो डेरी, और क्या आपने देखा? पत्थरगढ़ डेरी भी, पत्थरगढ़ी। सोसाइटी में आपने देखा पेट्रियार्कल, महिलाओं को कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी में। प्राइमोजेनिचर एल्डरसन को सारे वंशानुगत पद दे दिए जाते हैं। गिटियोडा, गितियोडा, गितियोडा मतलब युवाशाला। ये अब थोड़ा कल्चर के बारे में देख लेते हैं, संस्कृति के बारे में देख लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे से मैंने डिजाइन किया है इसे। आप लोग सभी क्या है कोर्स से जुड़ जाएंगे। सब लोग जुड़ चुके हैं, उसके बाद भी जो जुड़ना चाहे तो आप अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाएंगे। चलिए अब क्या है? कल्चर, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि ये क्लासेस आगे बढ़ जाएंगी तो फिर आपको दिक्कत होगा, है ना। कल्चर में देख ले थोड़ा। तो कल्चर में एक बार, कल्चर में एक सवाल आ सकता है आपको, सोसो बोगा, या शायद आया हुआ भी है। क्या है सोसो बोगा? क्या होता था? जैसे एक शब्द है सुना सुना, मतलब एक जैसा लग रहा है, सिंह बोगा। सिंह बोगा तो भगवान को कहते थे, प्रमुख देवता को, है ना। क्योंकि आपने मुंडा, बिरसा मुंडा जी का जब आंदोलन भी पढ़ा होगा 1895 से 2000 तक जो चला था, तो क्या कहते थे? सिंह बोंगा का ये देते था ना, कि सिंह बोंगा ने मुझे ये किया है, मतलब सिंह बोंगा को वो रेफरेंस दिया करते थे। ये क्या है? सोसो बोगा। सोसो हिंदी अंग्रेजी सब में क्या लिखेंगे इसको? सोसो बोगा। क्या लिखेंगे इसको? सोसो बोगा। ये कहते हैं फोक टेल अबाउट मुंडास। फोक टेल्स अबाउट मुंडास। फोक टेल्स अबाउट मुंडास क्या है जी? ये मुंडाओं के लिए, मुंडाओं पर रचित लोकगीत, लोक कहानियां, मुंडा आधारित लोक कथाएं। आया हुआ सवाल है, ठीक है ना, कि सोसो बोगा क्या होता है? तो मुंडा आधारित लोक कथा, ठीक है, लोक कथाएं। चलिए और एक दो बातें देख लें। सोसो बोगा हो गया। फिर कोई पूछे थे ये कपड़े किस प्रकार के पहनते थे जी? तो क्लोथ। इनके कपड़ों को क्या कहा जाता था? ये पूछ सकता है आपसे। तो कपड़े तो मेल और फीमेल दोनों पहनेंगे। तो एक तो हो गया इनका मेल। देखिए इतना बाइफर्केशन करके मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन छूटने की कोई संभावना ही नहीं है यहाँ से। एक बार पढ़िए, क्लास में सब याद करके जाइए। फीमेल। और क्लासेस क्या है? कल से कितने बजे चलेगी? कल से क्लासेस 10 बजे ऐप पर चलेंगी। ऐप पर 10 बजे चलेंगी और क्या होगा? आपको स्पीड भी थोड़ा क्या किया जाएगा? इंक्रीज किया जाएगा। पहला दिन है, नए नए शब्द हैं, नए लोग हैं, नए लोग भी जुड़े हैं, नए लोग भी तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा क्या किया जा रहा है? संयम बरता जा रहा है। वरना ये पूरा 2-3 क्लास में ही खत्म, 3-4 क्लास में तो ऐसे भी इसको खत्म कर देना है, समझे। क्योंकि और भी चीजें, बहुत सी चीजें पढ़नी है। 200 नंबर का पेपर है आपका ये। तो मेल और फीमेल। तो मेल के कपड़ा को क्या कहा जाता था जी? मेल के कपड़ा को कहते थे, मेल के कपड़ा को क्या कहते थे? बटोई और करिया। क्या कहते थे? बटोई, बटोई और करिया, याद रखेंगे। पूछेगा करिया क्या हुआ करता था? तो मुंडा, गांव मुंडा पुरुषों का वस्त्र, इस तरह से ही सवाल पूछता है। और फीमेल के वस्त्रों को परिया, इनको करिया, इनको परिया, मतलब फीमेल परी की तरह और लड़के, है ना, काले काले, तो करिया और परिया। फीमेल क्या है? परी की तरह। और लड़कों को क्या कहा जाता है? आम लड़कों को क्या समझा जाता है? ये लोग का कोई कुछ नहीं है, ये लोग ऐसे ही कुछ भी पहन लेगा। तो क्या है? सोसो बोगा क्लोथ में, बटोई करिया, फीमेल में परिया। एक सवाल नहीं छूटेगा। बताइए, ना सिर्फ शासन व्यवस्था बल्कि पूरा कल्चर भी इसका पढ़ा दिया गया आपको। पूरा कल्चर इसका पढ़ा दिया गया, है ना। अब चलिए, मुंडाओं का कुछ फेस्टिवल्स भी होता है। कल्चर का पार्ट क्या है? एक तो फोक टेल को कहते हैं सोसो बोगा, क्लोथ करिया और परिया और बटोई मेल का। और अब आगे इनका फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ मुंडा, पर्व, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स। देखिए ट्राइबल्स में बहुत से फेस्टिवल क्या है कि ऐसा नहीं है, मतलब हर लोग एक ही तरह के त्योहार बहुत से ट्राइब मनाते हैं, है ना।
तो इसमें परेशान नहीं होना है, कोई ऐसा स्पेसिफिक इंक्लूसिव नहीं है, बहुत सा क्या है कि इंटरमिक्स है, वो भी मना रहे हैं, ये भी मना रहे हैं, ये भी मना रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से ट्राइब एक ही पर्व को मना सकते हैं, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। दो चार नाम आपको फेमिलियर होने बस। सरहुल, सरहुल के बारे में बस एक बात याद रखना है कि ये फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स है, फेस्टिवल्स ऑफ फ्लावर्स, और मनाते तो सब है लेकिन उरांव के बीच का सरहुल ज्यादा फेमस है, ठीक है ना, उरांव और मुंडा के बीच का सरहुल ज्यादा फेमस है। फिर क्या है जी, कर्मा, कर्मा भी त्योहार होता है, ठीक है। फिर क्या है जी, कर्मा के बाद आपका क्या त्योहार है, सोहराई, मांडा, सोहराई, मांडा, याद रख लेना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 3-4 दिन यही सब पढ़ते रहना है। सोहराई, मांडा, और एक आध देख सकते हैं देवोत्थान, देवोत्थान, और एक दशहरा, देवोत्थान और एक दशहरा, 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 ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आपको ये चीज याद रखना, ये सवाल कई एग्जाम्स में पूछा गया है, मतलब सिर्फ जेपीएससी में नहीं, कई एग्जाम्स में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। पीवाईक्यू तो छोड़ करके जाना ही नहीं है, समझ गए, पीवाईक्यू तो छोड़ करके जाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कल्चर के बारे में भी हमने पढ़ लिया, फ्लावर्स, ये क्या बोलते हैं, त्योहारों के बारे में भी पढ़ लिया। अब एक आध पॉइंट और है, एक आध पॉइंट और है, उसके बाद मैं इसका क्या करूंगा, समापन कर देता हूं। तो एक बात आपसे पूछे कि मुंडाओं को लेकर के, मुंडाओं का अगर वर्गीकरण पूछे, क्या है, बस नोट लगा करके लिख लीजिए, मुंडाओं का अगर वर्गीकरण पूछे, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बस जान लीजिए, अब लिखा दिया गया तो इंपॉर्टेंट आप मान करके याद कर लेंगे, ऐसे कोई बड़ी बात है भी नहीं। तो मुंडाओं का वर्गीकरण क्या है जी, मुंडा जो है महली और कंपट, बस याद रखना 2 प्रकार के है ना, और इनमें भी क्या है 13 प्रकार है, सब कैटेगराइजेशन है मुंडाओं का ये। तो महली और कंपट वैसे बहुत से है, लेकिन महली और कंपट है, उसमें भी 13 प्रकार के, जैसे मुंडा हुआ, मुंडा 2 प्रकार के माने गए, जैसे आप देखिए राजपूत है तो चंडेल वंश है, परमार है, ये है, वो है, सोलंकी है, उसी तरह मुंडा क्या है, महली है, कंपट है, महली भी कितने 13 प्रकार के, और कंपट भी फिर कितने हैं 13 प्रकार के। मेरा जो यहाँ कंसर्न है वो क्या है कि आपसे पूछे कि महली और कंपट किससे जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, तो ये मुंडाओं से जुड़े हैं, मेरा कंसर्न ये, समझ गए ना। बाकी आपको ये 13 प्रकार खोजने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक आपका ये क्लास खत्म होता है ना, ये क्लास आपका खत्म होता है। मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, फर्स्ट क्लास है तो मैं रिवीजन भी करा देता हूँ, मतलब और भी क्लासेस में कराऊंगा लेकिन स्पीड में कराऊंगा। तो ये कैसा लगा आप ये बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए, तो ट्राइबल व्यवस्था को हमने समझने का प्रयास किया, हमारा जो सिलेबस है वो ये है, और इसमें से आज हमने मुंडा पॉलिटी को खत्म कर लिया है। 7 है, लेकिन आप याद रखिए 7 दिन नहीं लगने वाले हैं, मुश्किल से 4 दिन लगेंगे, 3 से 4 दिन लगेंगे ये सबको कंप्लीट करने में, क्योंकि ज्यादा बड़ा बहुत हैवी नहीं, नागवंशी बहुत छोटा सा है, ठीक है। और फिर क्या है, तो एक एक क्वेश्चन सबसे आने हैं, और मुंडा का सिर्फ आज हमने पॉलिटी ही नहीं देखा, इनका सोसाइटी, सोसाइटी, कल्चर, कपड़ा वपड़ा, रिलीजन, रिलीजन, लिटरेचर भी थोड़ा बहुत देखा, और लिटरेचर और देखेंगे, लिटरेचर और देखेंगे। तो यहाँ तक हुआ, तो आज मुंडा को हमने देखा, मुंडा में हमने पहले थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन वगैरह लिया, पेशा वैसा के बारे में थोड़ा जाना, और पेशा का भी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, और कब आया था 1996 में आया था, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। फीचर एक हमने समझने का प्रयास किया, पहला क्लास था तो थोड़ा हमने क्या किया, माहौल बनाने का प्रयास किया। फिर क्या है, पेशा वर्सेस ट्राइबल पॉलिटी का एक क्या किया, एक अध्ययन करने का प्रयास किया गया, किसके द्वारा, वॉलंटरी, वॉलंटरी सर्विसेज ओवरसीज और मंथन युवा समाज के द्वारा, वॉलंटरी युवा सर्विस और मंथन युवा समाज के द्वारा, है ना। और इसमें हमने क्या पाया भैया कि पेशा कैन अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव व्हेन इट्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ट्राइबल सिस्टम, क्योंकि इन्होंने 18 महीने अध्ययन किया था, इन्होंने 18 महीने अध्ययन किया था, और उस अध्ययन में क्या पाया था, मंथन युवा समाज के साथ अध्ययन करने में बीएसओ ने, कि उरांव हो, पहाड़िया, मुंडा, संथाल, इन सब का जो ट्राइबल सिस्टम पे अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकला, यही निकला कि अगर सरकार को पेशा के एम को पाना है तो क्या करना होगा, कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा ऐसे व्यवस्थाओं के। तो आपसे जो सवाल आएगा कि किस 5 पे अध्ययन किया, तो उरांव, हो, पहाड़िया, मुंडा, संथाल,
मुंडा, संथाल, दो विद्रोही आप पढ़ते हैं नेशनल हिस्ट्री में। फिर हो पहाड़िया, उरांव, हो पहाड़िया, उरांव। उरांव के बारे में भी आप जानते हैं, ताना भगत वाला जो केस आता है वो सब उरांव लोगों का ज्यादा इसमें योगदान रहता है ना। हो और पहाड़िया, ये 5 आपको नाम याद रखने हैं। यही बात मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखी है। फिर हमने मुंडा पॉलिटी शासन व्यवस्था बात किया, उसके पहले मुंडाओं के बारे में क्या किया, थोड़ा सा इंट्रो देखा। तो देखा कि ये भैया छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में ज्यादा है, उसमें भी आप देखें तो हजारीबाग ये सब इलाकों में ज्यादा ही पाए जाते हैं। और क्या है फिर, कोलेरियन ग्रुप के हैं। रेस क्या है इनका, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। रेस क्या है इनका, प्रोटो ऑस्ट्रेलियोलाइड। और क्या है जी, इनकी उत्पत्ति क्या है, तिब्बत से मानी जाती है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। लैंग्वेज क्या है, मुंडारी, ऑस्ट्रो एशियाटिक। और आगे देखेंगे तो मुंडा विलेज 3 भागों में हमने देखा। सरना लैंड फॉर विलेज डिटी, अखड़ा बैठक का स्थान था, ससन बरियल साइट था, और वहां जो लेटे हुए पत्थर होते ससन दिरी कहते थे, है ना। फिर हमने देखा पॉलिटी में तो खूंट का मतलब परिवार, ये सवाल सीधा पूछा जा सकता है। खूंट कट्टी विलेज था जिसका हेड मुंडा था। पट्टी ग्रुप ऑफ विलेज जिसका हेड मानकी था। परहा जिसका हेड परहा राजा था। और ये परहा पंचायत का बेसिकली हेड हुआ करता था, है ना। परहा का पंचायत हुआ करता था और उसका हेड परहा राजा था। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन देखा। मुंडा एक हेरिडिटरी पोजीशन है, परहा राजा छोड़ के सब हेरिडिटरी है, ठीक है। ग्राम प्रमुख हुआ करता था, मेन फंक्शन क्या है, कर संग्रहण, विवाद का निपटारा ग्राम के स्तर पर, और लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस करना, ठीक है। वंशानुगत है, ये ध्यान रखना। हातू मुंडा, हाटू, हातू का मतलब होता है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का जो हेड होगा वो क्या होगा, हातू मुंडा होगा। मानकी तो ग्रुप ऑफ विलेजेस जिसे पट्टी कहते हैं, तो पट्टी का प्रमुख क्या हो गया, पट्टी का प्रमुख हो गया आपका मानकी, हेरिडिटरी होगा, ठीक है। परहा राजा, हेड ऑफ परहा पंचायत, हेड ऑफ परहा पंचायत, इस पोजीशन इज नॉट हेरिडिटरी। परहा पंचायत, परहा राजा का पोजीशन हेरिडिटरी नहीं होता है। इसके कुछ सबऑर्डिनेट ऑफिसर थे, दीवान जो कि राय मतलब एक्सटर्नल, गढ़ मतलब इंटरनल, ठाकुर वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष, लाल मतलब वकील, उसमें भी बड़ा छोटा मंझला था, पांडे रिकॉर्ड कीपर, है ना, बड़कंदाज सिपाही और कर्ता दरोगा। और ये सारे के सारे पद क्या थे जी, हेरिडिटरी थे, वंशानुगत थे। अगला क्या है जी, सबऑर्डिनेट, वही बात मैंने लिखी है कि परहा राजा को छोड़ के सारे पद क्या है जी, वंशानुगत है। फिर क्या, अदर पोजीशन, तो पाहन रिलीजियस हेड, पुरोहित पंडित समझ सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ लैंड था, डली कट्टी जो उसके पर्सनल यूज के लिए, भगवान के लिए, पॉजिटिव रिलीजन की तरफ। ये क्या था कि भूत ऊत का अगर साया गांव से दूर रखना है, ट्राइबल भोले भाले थे तो उनको क्या किया गया, ऐसी बातें बताई गई कि भूत ऊत का साया अगर दूर रखना है तो क्या देना होगा, हमें एक खेत दे दीजिए, हम उससे क्या करेंगे, जो भी आय आएगा, जिस तरह का भी संपत्ति संग्रहण होगा वो भूतों को खुश करने में लगाएंगे, भूत कभी गांव पे हमला नहीं करेंगे। फिर क्या है कि सबऑर्डिनेट्स ऑफ पाहन को महत्व, संदेश भाग, एक से दूसरे गांव में संदेश देने का काम। पूजर और पनहारा, ये भी क्या था, पाहन का सहायक। देवड़ा क्या था, तो ये तांत्रिक गतिविधियों में, एक्सोर्सिज्म जिसे कहते हैं, उसमें इन्वॉल्व हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं ये क्या है। एक बुक मैंने बताया, ये बुक बताया कि जॉन हॉफमैन और आर्थर वैन एमलेन ने लिखा है, कैच पे लिखा है, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका नाम की पुस्तक लिखी है। और भैया क्या है, तो इस पे मुंडा के गोत्रों का वर्णन किया गया। गोत्र को मुंडा लोग क्या कहते हैं, किली कहते हैं, क्या कहते हैं, किली कहते हैं। खूंट को परिवार को खूंट कहते हैं, गोत्र को किली कहते हैं। 340 गोत्र है, लेकिन 340 तो याद होने से रहे सर, तो सर ने हमें 4 बताया, सांडिल, नाग, हंस, होरो। सांडिल, नाग, हंस, होरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है जी, रिलीजन में हमने बताया सर कि सिंह बोंगा इनके मेजर डिटी थे, क्योंकि मुंडा आंदोलन में भी हम सिंह बोंगा का नाम चर्चा सुनते हैं। जंग तोपा क्या था, ये भी बरियल प्लेस ही है, वहां जो खड़े पत्थर होते हैं उसे क्या कहते हैं, भो डिरी, जबकि उसे सोए वाले को ससन डिरी। और यहाँ ये गैदर होते हैं, अपने पूर्वज को क्या करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और इससे अपने जनरेशन का भी पता करते हैं कि जितने खड़े पत्थर हैं मेरा जनरेशन उतना ही पुराना है ना। उसके बाद क्या है, और ये जो काम करते हैं, ये जो इवेंट है जा करके अपने पूर्वजों का सम्मान करने का, उसे कहते हैं डीरी बी, उसे क्या कहते हैं, डीरी बी। अब क्या है, सोसाइटी कैसी है, तो पितृ सत्ता है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है। और क्या है जी, पेट्रियार्कल है इसका अर्थ में, महिलाओं को किसी भी प्रकार के संपत्ति का अधिकार नहीं है, नो प्रॉपर्टी राइट्स। रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर, मतलब जितने भी वंशानुगत पद हैं वो बड़े पुत्र को दे दिए जाते हैं। गितौड़ा का मतलब क्या होता है, अगर एक शब्द पूछे तो यूथ हॉस्टल, युवाशाला, है ना, यूथ हॉस्टल। आगे बढ़िए, कल्चर में हमने देखा कि कोई पूछे सोसोबोगा क्या होता है, तो मुंडाओं पे आधारित लोक कथाएं, मुंडा आधारित लोक कथाओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, सोसोबोगा कहलाता है। कपड़े में ये लोग तो मेल बटोई और करिया, फीमेल परिया, फीमेल परी की तरह मेल करिया, है ना, मेल
मेलों का मतलब सुंदरता पे विशेष जोर समाज में नहीं दिया गया, फीमेल की सुंदरता पे जोर दिया गया, मेरा कहने का तात्पर्य है। मेल बटोई करिया, फीमेल परिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, जिसमें मैंने आपको बताया सरहुल, आप याद रखेंगे, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर कहते हैं इसको। और फिर मुंडा के बारे में मैंने बताया कि इन्हें 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, महली और कंपट। महली के भी 13 प्रकार है फिर, और कंपट के भी 13 उप प्रकार है। तो वो हम लोगों को नहीं पता करना, बस महली कंपट का नाम सुनते ही मुंडा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं इसका, नाग, इसका, क्योंकि अभी 20 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग देखिए, मैं आज का शेड्यूल आपको बता देता हूं। कल हम लोग नाग पूरा करेंगे, परहा पंचायत, और ये परहा वाला, और ये 3 4 2 भी आज हम इंट्रोडक्शन दे देंगे, 3 और 4। तो ये आपका शेड्यूल हो गया कल के लिए, है ना। तो आप इसे पढ़ के भी आ सकते हैं। ये 3 कल हो जाएंगे, आज ये थोड़ा सा होगा और ये दोनों फिर कल हो जाएंगे, और अगले दिन में सब हो जाएगा। चलिए 3 से 4 दिन में ये पूरा 14 आपका 16 नंबर का ये कार्यक्रम फिनिश हो जाएगा। और 16 ही नहीं, आप कल्चर, पॉलिटी और सोसाइटी के चीजों को मिला दीजिएगा तो 16 को मैं कम से कम 22-23 बना दूंगा। अब क्या है जी, अब क्या है, नागवंशी। थोड़ा इंट्रोडक्शन ही आज चल सकता है इसका, नागवंशी। देखिए नागवंशियों का क्या है कि मुंडा लोगों ने ही अडॉप्ट किया था। मुंडाओं में एक और प्रथा क्या है कि वो अडॉप्ट कर सकते हैं। मुंडाओं में एक और प्रथा क्या है, इनके कल्चर में एक और प्रथा क्या है, इनके कल्चर में एक और प्रथा क्या है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, दे कैन अडॉप्ट हायर, दे कैन अडॉप्ट हायर। मतलब ये क्या कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं, गोद लेने की परंपरा है, गोद लेने की परंपरा। गोद लेने की परंपरा है यहाँ। तो मुंडाओं ने ही, मुंडा में ही एक व्यक्ति आए, मुंडा में ही एक व्यक्ति आए, उनका क्या नाम था, उनका क्या नाम था, मदरा मुंडा, है ना। मुंडाओं में ही व्यक्ति का एक हुए, उनका क्या नाम, मदरा मुंडा। मुंडा के ही एक नेता थे, क्या नाम था उनका जी, मदरा मुंडा। मदरा मुंडा, और मदरा मुंडा की कोई संतान, मदरा मुंडा की कोई संतान नहीं थी। तो मदरा मुंडा ने क्या किया, मदरा मुंडा ने, इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ, नो सक्सेसर। देखिए थोड़ा हिस्ट्री में भी चला जाता है बात कभी कभी, नो सक्सेसर, सो ही अडॉप्टेड, इन्होंने गोद ले लिया। किसे ले लिया, फनी मुकुट राय को। किसे गोद ले लिया जी, इन्होंने गोद ले लिया, इन्होंने किसे गोद ले लिया, फनी मुकुट राय को। ही अडॉप्टेड अ सन, whose name was फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय। और यही फनी मुकुट राय क्या करेंगे, यही फनी मुकुट राय क्या करेंगे, नागवंशी डायनेस्टी की, नागवंशी, यहीं से सीधा सवाल आएगा, नागवंशी डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ नागवंशी डायनेस्टी। क्या होंगे ये, फाउंडर ऑफ नागवंशी डायनेस्टी, फनी मुकुट राय। नागवंशी डायनेस्टी के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो क्या है जी, तो इनका स्थापना किसने किया था, फनी मुकुट राय ने, है ना। नागवंशी डायनेस्टी के बारे में 1-2 बातें लिख लेंगे। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वर्ल्ड। मतलब आप समझिए कि 64 से लेकर के पोस्ट 1947 तक ये क्या करते रहे, राज करते रहे, राज करते रहे। मतलब वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, छोटे ही जगह पे था, मतलब उतना ज्यादा प्रभावी बड़ा राजवंश तो नहीं था, लेकिन राज्य करता रहा, अपने आप को मेंटेन करता रहा किसी ना किसी रूप में, है ना। और ये क्या होता है, इसके एक और खासियत है, बिफोर, याद रखेंगे, बिफोर द
बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, एडवेंट ऑफ मुगल, बिफोर द एडवेंट ऑफ मुगल the subject of this dynasty were never taxed, they were never taxed। मतलब मुगलों के आगमन से पहले, क्या अर्थ है इसका, मुगलों के आगमन से पहले जनता से कर नहीं लिया जाता था, कर नहीं लिया जाता था, ठीक है, कर नहीं लिया जाता था, याद रखेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर पूछे कि मुगलों के समय से तो कर लिया जाने लगा, लेकिन कर लेने की व्यवस्था पूरी तरह से परिपक्व कब हुई, तो ब्रिटिशर्स के आने से, है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्या मिल गया था, जमींदारी राइट। वो कहते थे भैया हमें तो पैसा चाहिए ही चाहिए। हमें क्या पढ़ना है, थोड़ा हम अभी देख लेते हैं। अब देखिए, आप तो एक बात समझ गए कि ये जो फनी मुकुट राय है, ये जो फनी मुकुट राय है, इनको अडॉप्ट किसने किया है जी, तो इनको अडॉप्ट किया है मदरा मुंडा जी ने, है ना, मदरा मुंडा जी ने। तो कहीं ना कहीं जो नागवंशी जो पॉलिटी है, नागवंशी जो शासन व्यवस्था है, नागवंशी शासन व्यवस्था पर मुंडा शासन व्यवस्था का प्रभाव देखा जा सकता है। मुंडा शासन व्यवस्था का प्रभाव देखा जा सकता है ना। मतलब नागवंशी, सीधा सवाल आ सकता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था पर किस शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखता है, तो मुंडा का। नागवंशी पॉलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मुंडा पॉलिटिकल सेटअप, याद रखेंगे, ये तो आपको सीधा का सीधा सवाल आ सकता है, ध्यान रखना है। फाउंडर कौन है, फनी मुकुट राय, किसने अडॉप्ट किया था, मदरा मुंडा जी ने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फनी मुकुट राय जी का बात हो गया। इन मुगलों के आने से पहले तो कभी कर व्यवस्था भी यहाँ नहीं थी, कर ही नहीं लगा था। अब देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी हमने देखा था, अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा था, क्या होता है जी, तो अभी हमने देखा था मुंडा की शासन व्यवस्था कैसी थी, ये कौन सी है, मुंडा। यहां पे हम लोग देखेंगे नागवंशी का। यहाँ पे क्या देखेंगे, नागवंशी का। तब आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। पहले तो यही समझ लेना है, बैकग्राउंड से अब जान गए कि प्रभाव तो है। अब यहाँ क्या करना है, चलिए अब हुआ क्या, यहाँ क्या था, यहाँ किसका, देखिए खूट कट्टी तो थी, प्रभाव किसका था जी, मुंडा का था, है ना। खूट कट्टी तो थी और प्रभाव किसका था, मुंडा का था, मुंडा का था, है ना। यहाँ किसका था, मुंडा, मानकी और परहा राजा, ये आपने पीछे देखा, परहा राजा। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा,
यहां जो व्यवस्था है वहां क्या हो जाएगी, यहां इसे कहेंगे हातू, जिसका हेड कौन है, मुंडा। हातू आप समझते हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, मुंडा। फिर ये जो परहा है, ये जो परहा यहाँ था, ये कौन सी बॉडी थी जी, ये कौन सी बॉडी थी, आपने देखा है यहाँ पे, अभी आज ही देख लेते हैं, एक साथ ही से पढ़ना चाहिए। यहाँ आपने कौन सी बॉडी देखी थी, परहा देखी थी ना, देखिए जिन्होंने नहीं याद है देखिए, यहाँ जो आपने परहा देखा था, ये ऊपर वाला, यही ऊपर वाला जो आपने परहा देखा था, जहां हेड कौन था, परहा राजा था। ये मानकी किसका हेड है, देखिए मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ, मानकी हेड किसका है, पट्टी का, आपको याद होगा अभी आपने देखा। मुंडा किसका है, खूट कट्टी का, है ना, और परहा राजा परहा का। तो अब क्या है कि जो, अब तो क्या है कि एक डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई। ये तो क्या था, मुंडा क्या है, मुंडा तो एक जनजातीय व्यवस्था, नागवंशी तो एक डायनेस्टी है ना, एक राजतंत्रीय व्यवस्था। तो क्या है मुंडा, तो ये हाथू का तो मुंडा हेड रह गया, हाथू मुंडा। पट्टी जो थी उसका मानकी, तो ये क्या किया गया, ये परहा को, ये परहा को यहाँ क्या किया गया, यहाँ डाल दिया गया सेकेंड टीयर में। नागवंशी डायनेस्टी में क्या है, परहा सेकेंड हाईएस्ट है। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों है। ये क्या है, परहा, ये क्या हो गया, परहा। और यहाँ का जो हेड था उसको अब क्या कहा जाने लगा, तो अब उसको मानकी कहा जाने लगा, मतलब पोस्ट नहीं बदला है, ठीक है ना, पोस्ट का नाम नहीं बदला है, बस परहा का परहा राजा हट गया, क्योंकि यहां कौन बैठेगा, यहां बैठेगा आपका नागवंशी राजा, नागवंशी किंग। आप समझ गए क्या अंतर है। तो यहाँ मुंडा था, कुटकट्टी का मुंडा था, पट्टी का मानकी था, परहा का परहा राजा। अब चूंकि एक नागवंशी राजा आ ही गया, तो एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते, तो परहा राजा अब नहीं रह सकता। तो परहा को दे दिया गया किसे, मानकी को, परहा को मानकी को ही पोस्ट दे दिया गया, और मानकी ऊपर जो परहा राजा था उसके जगह कौन बैठ गया, नागवंशी राजा बैठ गया, ठीक है ना, इसके ऊपर कौन बैठ गया जी, नागवंशी राजा बैठ गया। तो ये समझ गए आप। अब मैं, चलिए, तो आप इसको समझ चुके हैं, तो ये फाइनली क्या है, क्लियर हो गया आपको, नागवंशी का क्या है, सबसे नीचे, अगर ऊपर से नीचे के क्रम में आप जाएंगे तो सबसे इधर क्या होगा, मैं एक फाइनल बना ही देता हूं, नागवंशी पॉलिटी, फाइनल बना ही देता हूं, ऐसे भी 8 मिनट है, तो उसमें कुछ नया विशेष हो नहीं पाएगा, इसी को मैं क्लियर ही कर देता हूं, नागवंशी पॉलिटी क्या है। यहाँ क्या है जी, यहाँ पे आपका है हाथू, हाथू हेडेड बाय मुंडा, नागवंशी पॉलिटी में हेडेड बाय मुंडा। यहाँ पे आपका क्या है, परहा, क्योंकि परहा राजा का पोस्ट हट गया, तो परहा मानकी को दे दिया, परहा, परहा इज हेडेड बाय मानकी, मानकी का थोड़ा सा कद बढ़ गया है ना, मानकी, और परहा राजा अबॉलिश हो चुका है, और उसके जगह कौन बैठ गया है जी, उसके जगह बैठ गया है आपका नागवंशी किंग, नाग, कितना भी छोटा लिखूंगा नहीं लिखाएगा, है ना, कौन बैठ गया है, किंग, इस वंश का नागवंशी किंग, है ना, यहाँ कौन बैठ गया है, नागवंशी किंग। तो जो नोट करके लिखने वाली बात है वो कौन सी बात है, द पोस्ट ऑफ परहा राजा was abolished and authority of
मानकी इंक्रीज्ड। एक पॉइंट और जो लिख लेंगे, दोनों का कंपैरेटिवली हम लिख लेंगे तो अच्छा याद रहता है। यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करके लिख लेंगे, कंपैरेटिवली आप इसे लिख लेंगे। In this system, Parha Raja was the head of all judicial, legislative, न्यायिक, विधायिका एंड कार्यपालिका। सब कुछ का प्रधान कौन हुआ करता था? सब कुछ का प्रधान हुआ करता था भैया आपका परहा राजा। तो ये कैसा सिस्टम था? थोड़ा सा इसमें रिपब्लिक वाला है। क्यों रिपब्लिक है? क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट नॉन हेरिडिटरी है ना, वो पीछे आपने देखा है। इधर क्या हो जाएगा जी? नागवंशी किंग was the head of all judicial, legislative and administrative affairs। तो यहाँ क्या है, थोड़ा मोनार्की की अवस्था दिखने लगी है। ठीक है, तो याद रखेंगे न्याय, जैसे यहाँ जुडिशियल तो न्यायिक, विधायिका और कार्यपालिका, मतलब जितने भी कानून बनाना, पालन करवाना, उससे न्याय करना, सारा अधिकार क्षेत्र परहा राजा में था। थोड़ा रिपब्लिक वाला है, यहाँ थोड़ा डायनेस्टी वाला कंसेप्ट दिखता है। ठीक है, थोड़ा बहुत नागवंशी के बारे में और थोड़ा ऐतिहासिक है ना। पॉलिटी जो है वो इतना ही है। ठीक है, पॉलिटी कितनी है? इतना ही है, बाकी ऑप्शन उपसर लगभग सेम ही रहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, नागवंशी का थोड़ा इतिहास है, वो भी हम लोग साथ में ही देख के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा ये आप लोग बताइएगा और फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।